आज से जो है वो हम लोग फिजिक्स के क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और फिजिक्स के क्लासेस में हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा कि हम लोग जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो खत्म करते हुए, समाप्त करते हुए चलेंगे। जो आपका बुक है, जिस बुक का हम लोग रेफरेंस मानकर जिसको हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स बेसिकली। तो वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उससे प्रश्न जो है वो नहीं आते हैं। वो सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है, तो वो है आप लोग एक बार खुद से जो है वो पढ़ लीजिएगा। जो उसका सेकंड चैप्टर है मोशन, जहां से स्टार्ट है, तो वहां से जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पिछले बार 71st में इसी चैप्टर से, मोशन से बहुत दो तीन न्यूमेरिकल्स जो है वो डायरेक्टली पूछे गए थे। तो हम लोग जो है वो साथ साथ दो चीज है ना, ग्राफ और उसके न्यूमेरिकल्स, ये दोनों भी जो है वो साथ ही साथ डिस्कस करते हुए है ना हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आई होप मेरा वॉइस जो है वो क्लियर है ना। और एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे कि मेरा स्क्रीन जो है वो आप लोग को विजिबल है, तो फिर हम लोग जो है वो स्टार्ट कर यस सकते हैं। ठीक है, सर। मेरा स्क्रीन ठीक है। तो हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। और तो देखिए, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं है ना, वो उसका टॉपिक का हमारा नाम क्या है, तो मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन पढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ स्पेसिफिक जो है वो क्या जानना पड़ेगा, कुछ कुछ हमें। ठीक है, मोशन है ना, मोशन, मोशन एंड इट्स टाइप्स बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सब देखेंगे, तो ये क्लास नाइन्थ का आपका चैप्टर है मोशन, और क्लास 11th में इसी का नाम है रेक्टिलीनियर मोशन। ठीक है, क्या नाम है, रेक्टिलीनियर मोशन। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब दोनों को एक साथ ही खत्म करेंगे पढ़ के। ठीक है, हॉलिस्टिकली। तो इसमें जो है वो अभी हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह भी जो है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। मोशन पढ़ने से पहले कुछ जो है वो हमें स्पेसिफिक चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, जो चीजें आपके यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स करके जो आपका पीडीएफ है उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स करके एक चैप्टर है, उसमें आपको जो है वो है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको लिखे हुए होंगे। उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या सब इंपॉर्टेंट है उसका वो थोड़ा सा हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, है ना, कभी भी जब भी हम लोग किसी भी, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग ये बोलते हैं कि कोई यदि एक कार है ना, कोई यदि एक कार है, वो कार क्या हुआ, तो पूरे दिन में 200 किलोमीटर चला। तो यदि 1 सेकंड के लिए हम लोग ये सोचें कि कार क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट है, और ये पूरे दिन में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कितना घूमा वो, उसको हम लोग किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि यदि बुखार हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और बॉडी में क्या करते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, तो नोट डाउन करते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो बुखार है, तो ये भी एक फिजिकल टेम्परेचर है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे टेम्परेचर हो गया। कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे यदि को मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ और मतलब कोई यदि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर मुझे क्या आएगा, गुस्सा, सपोज कीजिए। तो उस गुस्सा का हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि हमको 10 kg गुस्सा आ रहा है या फिर 2 लीटर गुस्सा आ रहा है, बिकॉज ये सारे क्या है, तो इमोशंस हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऑल दोज, है ना, ऑल दोज इवेंट्स, वो सभी इवेंट्स जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वो ऑल दोज इवेंट्स, इन सभी इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक जो होता है ना, एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी होता है, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये सब जो है उतना डेप्थ में नहीं समझना है। एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया, कि जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, जैसे डिस्टेंस हो गया, है ना, टेम्परेचर हो गया, ये सब सारा एब्सोल्यूट होता है। डिराइव्ड मतलब क्या हो गया, जैसे स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं, तो स्पीड में हम लोग दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को इक्वेट करते हैं, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो जनरली स्पीड होता है। ये कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सब आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को जब इक्वेट किए, तो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी आपको मिला, है ना, डिस्टेंस और टाइम को यदि हम इक्वेट कर दिए, मतलब डिवाइड कर दिए, तो फिर क्या हो गया, तो आपको स्पीड मिल गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इतना इस सब में नहीं जाना है। बेसिक हमें समझना क्या है कि जितने भी ये एब्सोल्यूट या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, इनको हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोग बचपन में पढ़ भी चुके हैं, या फिर अभी हाल फिलहाल में भी आप लोगों ने सुना होगा। एक जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। इसके बारे में आप लोगों ने जो है वो अच्छे से सुना होगा। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहने का अर्थ, जब हम लोग फिजिक्स में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मतलब उसका क्या हो, तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, तो उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कुछ ना कुछ उसका वैल्यू भी होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हम लोग चर्चा करें,
उससे पहले हम लोग पहले वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में अभी क्या होगा, पेन होगा। तो उस पेन को यदि आप अपने हाथ से छोड़ेंगे तो वो ड्रॉप होगा और ग्रेविटेशनल पुल के वजह से वो किस तरफ जाएगा, तो डाउनवर्ड्स मूव करेगा, है ना। किस तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड्स मूव करेगा। तो उस पेन के ऊपर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है ना। किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड्स। उसी प्रकार यदि मान लीजिए बॉल है आपके हाथ में, इसको यदि बॉल है, इसको हम लोग यदि उछाल दिए ऊपर, तो ये किस तरफ जाएगा, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स जाएगा मतलब क्या, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जाएगा। तो इस वो बॉल के ऊपर हमने कुछ फोर्स लगाया, इसका कुछ वैल्यू होगा एक्स मान लेते हैं, और इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इस प्रकार का कोई भी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसमें क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी। जबकि इसके जस्ट अपोजिट ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई सेब है, एप्पल यदि आप खरीदने जाते हैं, ठीक है, एप्पल यदि आप खरीदने जाते हैं, तो आप चार पांच एप्पल, पांच छह एप्पल जो है वो रख दिए, है ना, बोले कि 1 किलो 1 केजी एप्पल दे दो। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके मास का जो है वो मैग्नीट्यूड है ना, 1 किलो एप्पल। लेकिन उसका कोई डायरेक्शन थोड़ी है कि मतलब 1 किलो एप्पल की पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपका मास हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो आपका मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है ना। जैसे टाइम हो गया, अब कोई किसी से हम पूछते हैं कि टाइम कितना हो रहा है, तो वो बोलता है 8:13 हो रहा है, सपोज कीजिए, ठीक है, पीएम। तो ये 8:13 पीएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्वांटिटीज जो है वो क्या हो जाते हैं एक तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो इतना सारा बात जो है वो आपको समझ में रखना है। अब कुछ स्केलर क्वांटिटीज और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन से होते हैं, तो वो भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। जैसे स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, टाइम भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और क्या मास जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है ना। ये सब सारे आपके क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका, है ना, फोर्स ही बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन आपका जो है वो है ना, क्या हो गया, तो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेलोसिटी जो है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये वेलोसिटी क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सिलरेशन है ना, एक्सिलरेशन ये क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे जो है वो एक तरह से क्या होते हैं, तो आपके है ना वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। तो इतना सारा बात जो है वो क्लियर है। अब हम लोग अपने बेसिक टॉपिक पे ऊपर चलते हैं, जिसका नाम, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, तो मोशन। सबसे पहले ये समझते हैं मोशन क्या होता है, ठीक है। मोशन मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज कीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, यदि ये ऑब्जेक्ट अपना, ठीक है, स्थान मतलब अपना प्लेस जो है वो चेंज करता है ना, प्लेस क्या करता है, ये चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू और रेफरेंस पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एंड टाइम, एंड क्या, टाइम। तो ऐसे, है ना, इंस्टेंस या इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सपोज कीजिए कि सुबह में जो है वो, है ना, दिल्ली में था, ठीक है, दोपहर तक पहुंचते पहुंचते जो है वो लखनऊ पहुंच गया, और शाम तक होते होते वो कहाँ पहुंच गया, पटना पहुंच गया, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट यदि ए था, तो उस टाइम के रेफरेंस में यदि सुबह 8:08 में यदि वो दिल्ली में था, दोपहर के 12:10 में यदि वो लखनऊ में था, और शाम के 7:25 में यदि वो पटना पहुंच गया, तो विथ रिस्पेक्ट टू और रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर क्या मान सकते हैं, कोई एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली, दिल्ली के रेफरेंस पॉइंट में वो क्या होगा कि ए ऑब्जेक्ट जो है वो दिल्ली से लखनऊ पहुंच गया, एंड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, है ना, टाइम के रेफरेंस में, टाइम आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस में है, तो मोशन में है। तो मोशन में रहने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा आपको, कि मोशन जो टर्म है, अच्छा, और यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं चेंज कर रहा है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कोई पार्सल है, वो पार्सल दिल्ली के डाक घर में, किसी एक डाक घर में जो है वो रखा हुआ है। सुबह में भी वो दिल्ली में ही था, दोपहर में भी दिल्ली में ही था, शाम को भी वो दिल्ली में ही पार्सल जो है वो डाक घर में रखा हुआ है। कल उसको जो है वो यहाँ से पटना ले जाया जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो पार्सल जो है वो किसमें है, तो एक तरह से रेस्ट में है। सिमिलरली, ठीक है, यदि हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट में है। तो मोशन और रेस्ट जो है, एक बात हमें क्लियरली ध्यान में रखना है कि ये दोनों कैसे टर्म्स होते हैं, तो रिस्पेक्टिव टर्म्स होते हैं, ठीक है। मतलब हमेशा मोशन और रेस्ट रेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ, फिजिक्स क्या बोलती है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो ए है, बी, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कर देते हैं ए है, वो एक ऑब्जेक्ट एक ही समय में मोशन में भी रह सकता है
और रेस्ट में भी रह सकता है ना। दोनों केस जो है वो पॉसिबल है। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। सपोज कीजिए कि मैं यदि पढ़ा रहा हूं, आप यदि सुन रहे हैं, तो हो सकता है आप भी घर पे बैठे हुए हों, मैं भी घर पे बैठा हुआ हूं, तो हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, तो एक तरह से रेस्ट में, बिकॉज आप भी मूव नहीं कर रहे हैं, हम भी मूव नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, है ना। तो यदि सपोज कीजिए, और यदि दोनों ही व्यक्ति को यदि हम लोग देखें, मुझको और आपको, और यदि कोई हम दोनों का फ्रेंड है, वो फ्रेंड कहाँ पे है, स्पेस में अभी ट्रैवल कर रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, वो स्पेस में अभी ट्रैवल कर रहा है, तो उसके कंपैरिजन में हम दोनों क्या है, तो मोशन में है, क्योंकि वो स्पेस में है अभी, और उसको अर्थ जो है वो कैसा दिख रहा है, एक तरह से मूविंग दिख रहा है, और उसी अर्थ के अंदर हम लोग बैठ के मैं पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो उस स्पेस ट्रैवलर के कंपैरिजन में हम दोनों क्या है, तो मोशन में है ना। सिमिलरली मान लीजिए कि आप यदि ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, और सामने आमने सामने वाले बर्थ पे जो है वो आप इस तरफ हैं, मैं इस तरफ हूं, ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, रेस्ट है, क्योंकि हम दोनों बैठे हुए हैं। लेकिन बाहर का जो एम्बियंस है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके एम्बियंस के कंपैरिजन में हम लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक मूविंग ट्रेन में बैठे हैं, तो हम लोग किस में है, तो मोशन में है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, मोशन और रेस्ट जो है वो हमेशा क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट के एक्सिस में हमेशा जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो मोशन मतलब क्या हो गया, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है ना क्या करेगा, कि अपना पोजीशन चेंज करते रहेगा टाइम के साथ, तो उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा टाइम और रेफरेंस पॉइंट के, है ना, कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो है ना, रेस्ट में बोल देंगे, ठीक है। तो अब ये मोशन और जब भी रेस्ट होता है, तो इसके साथ साथ और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। क्या एसोसिएटेड होते हैं, सपोज कीजिए कि ये एक बड़ा सा पार्क है, ठीक है, और इस पार्क का ये क्या है, तो इंट्रेंस है, यहाँ पर इंट्रेंस है, ठीक है, और इस पार्क के चारों ओर जो है वो रन करने के लिए क्या बनाया गया है, दौड़ने के लिए जो है वो एक ट्रैक बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक ट्रैक बनाया गया है, ठीक है, ये ट्रैक बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस ट्रैक से इंटर करता है, और इंटर करने के बाद, है ना, इंटर किया, और इंटर करने के बाद इस ट्रैक के ऊपर जो है वो इस प्रकार से, है ना, इस ट्रैक के ऊपर जो है वो इस प्रकार से कॉन्टिन्यूअसली मूव करता है, ठीक है, दौड़ रहा है वो कॉन्टिन्यूअसली। तो हम लोग यदि ये बोलें कि ए पॉइंट से वो पहले गया बी पॉइंट पर, बी पॉइंट से फिर वो गया सी पॉइंट पर, है ना, सी पॉइंट पर फिर वो गया डी पॉइंट पर, तो यदि टोटल उसने कितना जो है वो दौड़ा उसने, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी का हम लोग लेंथ निकाल लेंगे, बी सी का लेंथ निकाल लेंगे, सी डी का लेंथ निकाल लेंगे, और फिर डी ए का लेंथ निकाल देंगे। चारों को यदि हम लोग जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति जो दौड़ रहा है, उसने ओवरऑल कितना जो है वो दूरी तय की, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। लेकिन यदि हम ये बोले कि ये बात मुझे बताइए कि ये पार्क से इस गेट से एंट्री किया, एक्स गेट से, और पार्क का दूसरा छोर जो सी पॉइंट है, वहां तक उसको पहुंचने में मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, जबकि एक्चुअल जो लेंथ होगा वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया हुआ, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया हुआ एक्चुअल पाथ जो होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो डिस्टेंस बोलते हैं। जबकि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, जो ट्रैवल किए हुए पॉइंट्स हैं, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब डिस्टेंस क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक्चुअल पाथ को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ को हम बोलेंगे हम लोग क्या चीज, तो डिस्प्लेसमेंट। कुछ और एग्जांपल मान लीजिए, सपोज करते हैं कि मान लीजिए आपका यहाँ पर कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो पार्क है, ठीक है, और क्या कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पर जो है वो मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो क्या है, तो मॉल है, ठीक है। जनरली क्या है कि आप कॉलेज से डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, तो अपने घर जाते हैं, या घर से जो है वो कॉलेज जाते हैं। अब एक दिन दोस्तों के साथ प्लान बन गया कि नहीं, पहले कॉलेज से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पार्क जाएंगे, फिर पार्क में कुछ देर जो है वो गपशप करेंगे, फिर वहां से प्लान बन गया कि नहीं अब चलो मॉल चलते हैं, ठीक है, और फिर मॉल से फिर फाइनली जो है वो घूम फिर के आप कहाँ पहुंचे, तो अपने घर पहुंचे। तो यदि मैं पूछूं कि आपका टोटल कितना आपने आज जो है वो भ्रमण किया, सपोज कीजिए कि कॉलेज और पार्क के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, पार्क और मॉल की भी दूरी भी जो है वो 1 किलोमीटर है, और मॉल और घर की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना हुआ आपने ट्रेवल किया, तो जो एक्चुअल पाथ होगा वो होगा आपका डिस्टेंस।
तो मतलब आप पहले कॉलेज से पार्क गए, मतलब पहला 1 किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल किए, फिर आप पार्क से मॉल गए, मतलब फिर दूसरा 1 किलोमीटर आप ट्रेवल डिस्टेंस किए, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल किए, और फिर मॉल से आप कहाँ गए, घर गए, तो मतलब आप तीसरा जो है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस, तो कुल मिला के आप 4 किलोमीटर जो है वो आप चल चुके हैं, या फिर किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, है ना, बाइक से, स्कूटी से, कार से आप जो है वो ट्रेवल कर चुके हैं। लेकिन यदि मैं बोलूं कि आपके कॉलेज और आपके घर के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और जो स्ट्रेट लाइन है दोनों के बीच में, वो हमारा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हो सकता है कि ये 2 ही किलोमीटर हो सिर्फ। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। जबकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है, तो ये होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करिए, आगे बढ़ते चलते हैं फिर, यस सर। है ना। यस सर। ठीक है। तो जो सर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हम्म, सर डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसका डायरेक्शन मतलब सर निगेटिव या हाँ पॉजिटिव से बिल्कुल, होगा? इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगा, तो आप लोग ड्रॉ करते हैं ना इस प्रकार से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हम लोग ये बोलेंगे कि 2 किलोमीटर जो है वो मेरा कॉलेज से घर है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव होगा, है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करते करेंगे, ठीक है। समझ गए? जबकि डिस्टेंस जब हम लोग कवर करेंगे, डिस्टेंस जब हम लोग बोलेंगे कि 4 किलोमीटर हम लोग डिस्टेंस कवर किए, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में था। कॉलेज से आप पार्क गए तो वो किसी और डायरेक्शन में था, है ना, पार्क से आप मॉल गए वो किसी और डायरेक्शन में था, मॉल से फिर आप जब फाइनली घर पहुंचे तो वो किसी और डायरेक्शन में था। तो इसका कोई भी पर्टिकुलर एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्टेंस डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इनफैक्ट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन होगा भी नहीं। जबकि डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ना, कनेक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट्स है, तो इसका पर्टिकुलर एक क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलेज और होम के बीच में यदि हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोले तो ये होगा 4 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम बोलेंगे कि ये 2 किलोमीटर है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, किसके तरफ है, ईस्ट है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट दोनों को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसमें, तो मीटर में, ठीक है। मीटर को आप लोगों को पता ही है, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कुछ कुछ मैं आपको, है ना, कुछ कुछ जो है वो पॉइंट्स बताता हूं, और इन सभी पॉइंट्स में सपोज कीजिए कि आपको बताना है कि किस, इसका डिस्टेंस क्या है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ताकि एक बार मैं ये समझ लूं कि आपका जो है वो पॉइंट्स, है ना, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। वो आपका क्या हो गया, तो क्लियर हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया। तो सपोज कीजिए कि ये चार इस प्रकार से ट्रैक हैं, ठीक है, ये चार ट्रैक हैं, इस प्रकार से ये चार ट्रैक हैं। पहले ट्रैक में यदि कोई एथलीट ए से ओ की तरफ आता है और ओ से फाइनली बी तक पहुंचता है, तो इस केस में यदि हम लोग बोलेंगे कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना होगा, बताइए ना, क्या होगा इसमें डिस्टेंस, ए ओ, और क्या ए करेंगे, ओ ओ बी बी। को ऐड कर देंगे, है ना, ओ बी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसके इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए, कि ए और बी को जो लाइन जोड़ रही होगी, है ना, वही लाइन क्या होगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, वही लाइन क्या होगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो ए बी होगा। सिमिलरली सपोज कीजिए कि ये एक दूसरा ट्रैक है जहां पर पहले ए से बी कोई एथलीट गया, बी से सी गया और सी से डी गया। तो इस केस में यदि मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना है, तो क्या होगा इसमें, बताइए फटाफट, क्या होगा, है ना, ए बी प्लस क्या करेंगे, बी सी प्लस क्या होगा, सी डी, है ना। यदि इस केस में यदि हम लोग आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ दें, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ ए और डी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो मतलब ए डी होगा। सिमिलरली यहाँ पर यदि कोई, है ना, कर्व पाथ पर यदि कोई एथलीट दौड़ रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, तो मान लेते हैं एक रेफरेंस के लिए एक और पॉइंट यहाँ पर ए ओ, है ना, तो यदि हम लोग ये बोलेंगे तो डिस्टेंस इसमें क्या होगा, ए ओ बी होगा, है ना। जबकि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सीधे सीधे ये दोनों लाइंस को हम लोग जोड़ देंगे स्ट्रेट लाइन को, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए चौथे पॉइंट पर हम लोग देखते हैं, एक सर्कुलर पाथ है, उसमें कोई एथलीट दौड़ रहा है, तो वो ए से पहले बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से फिर ए आ गया, है ना। ठीक है, इस प्रकार से यदि वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो यदि वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो आप बताएंगे आप लोग कि इसमें डिस्टेंस कितना होगा, तो सर्कुलर पाथ पर जब भी कोई, है ना, ऑब्जेक्ट घूमता है तो उस डिस्टेंस जो होगा वो उसके किसके बराबर होगा, बताइए ना, सरकमफेरेंस के बराबर होगा। सरकमफेरेंस आप लोग पढ़े मैथ्स में, है ना, कि सर्कल का जो परिधि होता है, परिधि मतलब बेसिकली जो उसका चारों ओर का, है ना, नाप है ना, डिस्टेंस का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस को हम लोग कैलकुलेट किस फॉर्मूला से करते हैं, 2 पाई आर। तो इसका यदि मैं डिस्टेंस पूछूं आपसे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। लेकिन वो एथलीट ए से स्टार्ट किया दौड़ना,
और फिर ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से फिर वापस जो है वो ए पे आ गया। तो इसका मतलब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताइए। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फटाफट बताइए। जीरो कितना होगा होगा सर। डिस्प्लेसमेंट? अगर ए पे आ जीरो गया तो होगा। जीरो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो होगा। कहने का अर्थ क्या हो गया कि एक और कॉन्सेप्ट अब यहां पर आपको समझना है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि अपने इनिशियल पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है और फाइनल पॉइंट पर वापस जो है वो उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है जहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया था, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट यदि सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो होगा? नहीं। डिस्टेंस इसलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ने कुछ पाथ तो ट्रेवल कर ही लिया ना। ए से वो बी गया, बी से फिर सी गया, सी से फिर डी गया, डी से फिर ए आया, तो इतना चक्कर तो उसने काट लिया। काट लिया तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। लेकिन अब ए से ए पर ही वापस आ गया तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कुछ रहा ही नहीं। जबकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अब तो ए से वापस चलकर यदि ए पर ही आ गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? आपका जीरो हो गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो अब क्लियर है? एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। सर ठीक है, तो सर एक इसमें मान लेते हैं कि एक प्रश्न, हाँ कुछ है क्या? हाँ ये सर एक क्वेश्चन है सर। मान लीजिए हाँ सर ए से बी पॉइंट पे गया तो हाँ डिस्टेंस तो हाँ सर पता है, लाइक चलिए वो टू बाई आर का क्वार्टर निकाल लेंगे। लेकिन सर अगर इसमें हाँ डिस्प्लेसमेंट अगर शॉर्टेस्ट पाथ बोलेंगे तो सर ए से हाँ, एक लाइन ज्वाइन करेंगे सर, वो एक लाइन बार ज्वाइन बता करना देंगे। पड़ेगा बी से। ये कॉर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड, है ना। जब आप मैथ्स पढ़े होंगे तो मैथ्स में आप पढ़े होंगे कि सर्किल जो होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक होता है रेडियस, है ना, सुने होंगे। दूसरा क्या होता है? डायमीटर, है ना, डायमीटर। ठीक है। तीसरा जो होता है एक लाइन होता है जो किसी भी सर्कल को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए। जैसे मान लीजिए कि ए बी एक लाइन है और इस सर्कल को वो ओ पर टच करते हुए निकल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है। यदि सर्कल में ही, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक्स वाई है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए वाई जेड है, सॉरी, सर्कल पे ही यदि किसी दो पॉइंट को यदि हमें जोड़ना है तो दो दो पॉइंट को वो जोड़ती है, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है। तो यदि ए और बी के बीच में यदि जाकर वो बी पॉइंट पर रुक गया तो उसका डिस्टेंस तो हो गया आपका कि आप टू पाई आर निकालेंगे और उसका यदि एक चौथाई हिस्सा है ये तो वन बाई फोर्थ कर देंगे तो आपका ए बी जो है वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यदि पूछ दिया तो आपको ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है उसका लेंथ जो है वो निकालना पड़ेगा। जनरली ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है। तो कॉर्ड को निकालने के लिए फिर अलग फॉर्मूला होता है मैथ में। लेकिन यहां पर यदि आपसे पूछ दिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी कॉर्ड होगा। ठीक है। क्या होगा? ए बी कॉर्ड। जो ए और बी को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं ए बी कॉर्ड। ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है। तो अब ये मुझे बताइए, एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि एक पर्सन जो है वो, है ना, ए से पहले बी जाते हैं और बी से जो है वो बाद में सी जाते हैं। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है। तो दोनों ही केस में फटाफट बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फटाफट बताइए तो कितना होगा डिस्टेंस डिस्टेंस? सर 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। बिल्कुल। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका? डिस्टेंस समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ए बी और बी सी को सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। क्योंकि बंदा जो है वो ए से स्टार्ट किया, बी पर गया, बी से स्टार्ट किया, फिर सी पर खत्म कर दिया, तो 4 और 3 को हम लोग जोड़ दिए तो 7 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो हम लोग बोले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी को ज्वाइन करते हुए हम लोग जो है वो इस प्रकार से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ कर दिए। अब सर बोले, है ना, कि अब ये कैसे निकालेंगे? तो आप लोग जो है वो मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं कौन सा थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ये हाइपोटेन्यूज है, ये मान लेते हैं बेस है, और ये क्या है? तो आपका, है ना, परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 4 मीटर है, बेस जो है वो 3 मीटर है, तो 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 16 + 9 मतलब 25, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर 25, तो हाइपोटेन्यूज बराबर √25। स्क्वायर हटाते हैं तो आप लोग मैथ्स में पढ़े हैं कि दूसरे तरफ हमें क्या लगाना पड़ता है? रूट लगाना पड़ता है। तो स्क्वायर √25 का कितना? तो 5 × 5, स्क्वायर रूट के अंदर से एक 5 बाहर निकाल लिए तो कितना हो गया आपका? 5 मीटर। ठीक है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? तो आपका 5 मीटर। वैसे भी जो 3, 4 और 5 है, मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ऐसे कोई 3 नंबर
जिसका दो का स्क्वायर्स का सम जो है वो तीसरे के बराबर हो मैक्सिमम वाले के, तो उसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कभी भी आपको 3 4 दिखे तो उसका आंसर जो है वो फिक्स है कि 5 ही होगा। यदि ये 5 और 4 दिखे तो तीसरा वाला जो है वो 3 ही होगा। ठीक है, तो ये भी जो है वो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए और कुछ केसेस जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस जो है वो 35 मीटर है मान लेते हैं। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, और एक कंप्लीट राउंड लगाकर ए पर आ गया। तो अब ये बताइए मुझे कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा डिस्टेंस, कितना होगा डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे इसका, कैसे निकालेंगे? टू हम्म, टू पाई आर सर। टू टू पाई पाई आर आर सर। कर देंगे इसका। हाँ, तो आप लोग मैथ्स में फिर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर मैथ्स का फॉर्मूला पढ़ें कि सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है मतलब उसको परिधि बोलते हैं। तो परिधि जो है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो 2 गुने पाई का वैल्यू हम लोग जनरली 22/7 लेते हैं, और रेडियस जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 35 मीटर। तो 7 से 35 को काट दिए, 5 बचा, 22 गुने 2 है ना, 22 गुने 5 110 हुआ, 110 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 220 मीटर। तो हमारा जो है वो डिस्टेंस कितना हो गया, तो 220 मीटर हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत? अब ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है इसमें, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसमें, फटाफट बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसमें? ए से जीरो स्टार्ट सर। किया और सेवन ए पे ही, ए से 70 स्टार्ट किया, कितना हो रहा है? समवन इज 70। स्पीकिंग। नहीं, डिस्प्लेसमेंट हम आपको बताया क्या, अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किए ना, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है ना, इनिशियल पोजीशन इसका क्या है ये बताइए, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट इसका क्या है, ए। फाइनल पॉइंट जब ये एथलीट घूम कर आ गया यहाँ पर, तो फाइनल पॉइंट इसका क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, ए। तो जहां से स्टार्ट किया एथलीट वहीं पर फिर यदि ये चक्कर काटते हुए आ गया, तो दोनों पॉइंट तो सेम हो गए ना। और दोनों पॉइंट यदि सेम हो गए तो दोनों के बीच का कोई अंतर तो बचा ही नहीं। यदि नहीं बचा तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताइए ना, 0। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? यस सर। जिन्होंने, है ना, समझ गए? ठीक है, एक यस और सर। केस मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सर्कल है, सेम सर्कल है। ठीक है, सेम ही सर्कल है, ए पॉइंट से जो है वो एथलीट ने दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, इसका रेडियस जो है वो 35 मीटर है, रेडियस कितना है, 35 मीटर है। अब ये बंदा जो है वो ए से बी तक गया मान लेते हैं। ठीक है, ए से बी तक चक्कर काटते हुए आ गया यहाँ तक, ए से बी तक। अब मुझे ये बताइए कि इसका इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ? तो पाई आर। टोटल, हाँ पाई आर, तो टोटल 2 पाई आर हम लोग निकाले थे तो कितना निकला था, 220 मीटर। 220 मीटर, 220 मीटर मतलब क्या, पूरे सर्कल का परिधि निकाले थे तो 220 मीटर था। तो अब तो आधे सर्कल गया, तो आधा सर्कल गया मतलब पाई, 2 पाई आर/2 कर देंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ पाई आर बच गया। तो इसका मतलब 220 को 2 से भागा दे देंगे तो जितना होगा उतना ही इसका डिस्टेंस, मतलब 110 मीटर इसका डिस्टेंस होगा। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? ठीक है, अब इसी में यदि डिस्प्लेसमेंट आपको बोल दे निकालने के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फटाफट बताइए, जिन्होंने लास्ट टाइम गलत किया था वो बताइए, है ना, कितना होगा, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा 70 डिस्प्लेसमेंट, मीटर। डिस्प्ले 70 मीटर सर सर, नहीं 70 मीटर। पता है। 70 होगा, कैसे होगा, 70 कैसे होगा? तो यदि आपका परिधि जो है मतलब त्रिज्या जो है, त्रिज्या मतलब होता है रेडियस, मान लेते हैं इसको एक्स, तो ओ एक्स यदि आपका दिया हुआ है 35 मीटर, तो इसका मतलब इसका रेडियस तो 35 ही मीटर है, चाहे ओ एक्स लें, चाहे हम ए ओ लें, चाहे हम ओ बी लें। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट यदि हम लोग देखना चाहें, तो वो एथलीट ए से रन करना स्टार्ट की और बी पर जाकर मान लीजिए खत्म कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉइंट, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन बोथ ऑफ देम मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट यदि ए बी होगा तो ये भी आपका 35 मीटर है, ये भी आपका 35 मीटर है, तो मतलब ए ओ प्लस ओ बी लिखेंगे। तो मतलब 35 मीटर प्लस 35 मीटर, तो मतलब कुल मिला के कितना मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो 70 मीटर। क्लियर है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है? अब देखिए, यस अब हम सर। लोग एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ है, क्लास 9th का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के इनर एक्सरसाइज मतलब, है ना, चैप्टर खत्म होने से पहले बीच बीच में रिवीजन पॉइंट्स में जो है वो कुछ कुछ सॉल्यूशंस, कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए होते हैं। तो यहाँ पर फिर से ए ओ जो है वो मान लीजिए कि आपका एक सर्कल मतलब एक पाथ है जिसका रेडियस, ये एक सर मतलब पाथ है। ठीक है, ये एक पाथ है जिसका रेडियस जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, तो 35 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब कोई एथलीट जो है वो मान लीजिए सी से ट्रेवल करना शुरू करता है, दौड़ना, और 2.5 राउंड्स लगाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है 2.5 राउंड्स लगाता है, कितना राउंड्स लगाता है, 2.5। तो अब आपको बताना है कि इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। ठीक है,
और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ, क्या हुआ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ, दोनों जो है वो आपको पता लगाना है। तो अब यदि 2.5 राउंड्स यदि लगाता है, तो इसका मतलब एक बार चक्कर काटा सी से और फिर पुनः सी पर आ गया, ठीक है। फिर दूसरे बार क्या हुआ, फिर दूसरे बार जो है वो सी से फिर चक्कर काटा और फिर घूम के सी पर आ गया। और फिर तीसरे बार क्या हुआ, है ना, फिर तीसरे बार क्या हुआ, ठीक है, फिर तीसरे बार क्या हुआ कि फिर सी से चक्कर काटा और फिर घूम के सी पर नहीं आया, अब कहां पर आ गया, हाफ राउंड। तो मतलब सी से पहले ही आधा राउंड पर जो है वो जाकर रुक गया, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर डी पर जाकर रुक गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो इसका मतलब एक बार यदि चक्कर काट रहा था तो हम लोग निकाले थे तो कितना था बताइए ना, 2 पाई आर। तो इसका मतलब कि 2 पाई आर को यदि हम लोग क्या करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 गुना हुआ ना, नहीं समझ पाया, 2.5 राउंड्स मतलब क्या हो गया, 2.5 टाइम्स, तो 2.5 से यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल हुआ वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। आया समझ में, नहीं आया समझ में, आया समझ में। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग 2.5, 2 पाई आर को जो हम लोग इसका एक बार चक्कर काट रहा है तो वो सरकमफेरेंस के बराबर है, मतलब उसके परिधि के बराबर है। तो 2.5 बार चक्कर काटा तो कितना, तो उसको हम लोग 2.5 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, 2 पाई आर हम लोग ऊपर निकाले थे 220 मीटर था मान लीजिए, तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, डेसिमल हटाएं नीचे 10 लगाएं, इस दोनों को काट दिए, 22 गुने जो है वो 25 आ गया, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना हुआ, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो आप सवाल जो है वो बना सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यदि वो आपसे पूछ दे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब आप लोग बताएंगे इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना 20 होगा मीटर। भाई, 20 मीटर 70 ही सर। होगा, है ना। क्योंकि ये हाफ राउंड पर आकर रुक गया, तो मतलब सी से वो चला था, एक बार गया, दो बार गया और तीसरे बार में आधा डी पर आकर जो है वो रुक गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट जो है वो उसका सी था और फाइनल पॉइंट जो है वो उसका क्या है, तो डी है, तो सी और डी के बीच में फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यदि ए और ओ जो है वो इसका त्रिज्या मतलब रेडियस 35 मीटर है, तो ए और सी भी जो है वो मेरा 35 मीटर होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। और ए और डी जो है वो भी मेरा 35 मीटर होगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट सी डी निकालना है हमें, तो सी डी मतलब हो गया ए सी प्लस ए डी, तो मतलब क्या लिखेंगे, 35 + 35, तो मतलब हो जाएगा 70 मीटर। आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका क्लियर है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले कि अभी तक हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या सब पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आपको मैं बोलूं डिफाइन करने के लिए, तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है आपको पता है, एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ जो कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिस्टेंस। ये रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगा। तो डायरेक्शन अभी हम लोग ऊपर नहीं लिख रहे थे, मान लीजिए डायरेक्शन इसमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे 70 मीटर, है ना, ठीक है ना, सी टू डी, है ना, सी टू डी ऐसे करके हम लोग एरो जो है वो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, सी डी ऊपर। वैसे ये सब बहुत डेप्थ में है, उतना आपको नहीं पढ़ना है। तो 70 मीटर है टुवर्ड्स सी फ्रॉम द डी, ठीक है, सी से डी की ओर, है ना। कभी यदि डी से सी की ओर भी हो सकता था, मान लीजिए डी से स्टार्ट करता और 2.5 राउंड मारता तो सी पर जाकर रुकता, तो डी से सी की ओर हो जाता। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफिनीशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोनों क्वांटिटीज में से कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, तो डिस्टेंस में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा क्वांटिटी है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि ये कैसा क्वांटिटी है आपका, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में से कौन सा जो है वो जीरो हो सकता है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी जीरो। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ट्रेवल किया है तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय किया ही होगा वो, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और अंत में फिर उसी पॉइंट पर आकर रुक गया, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका सेम हो गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है बताइए ना, जीरो हो सकता है। उसके बाद और क्या देख सकते हैं, हाँ, और डायरेक्शन तो मान लीजिए ऊपर में हम लोग लिख ही दिए कि स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी है ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें क्या हो सकता है, तो डायरेक्शन जो है वो हो सकता है। आई होप कि कोई इशू नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। तो आप देखिए मोशन में जो पहला क्वांटिटी हम लोग पढ़े वो पढ़े डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब
इसी से रिलेटेड हमें दो और क्वांटिटीज पढ़ने हैं, जिसका नाम है स्पीड और क्या नाम है, तो वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, समझिए इसको। अब आज से एक चीज आप लोग गांठ बांध लेंगे। क्या गांठ बांधेंगे? कि जब भी मैं कोई बोलूंगा रेट, रेट मतलब ये रेट नहीं पैसा वाला, ये रेट मतलब क्या है? फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी को यदि हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसका रेट निकलता है। ठीक है, मतलब यदि कोई एक्स क्वांटिटी है, उसको यदि हम लोग टाइम से डिवाइड कर दिए तो हम लोग बोलेंगे कि ये रेट निकल गया। तो स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है? बेसिकली ये रेट है। रेट क्या है? तो रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। जबकि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वेलोसिटी। मतलब कि यदि स्पीड निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसके डिस्टेंस को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। मैंने बताया आपको, रेट मतलब क्या हुआ कि कितने समय में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, यही ना हुआ रेट। जैसे मान लीजिए कि आप लोग मीन्स लिखेंगे अभी, तो मैं बोलूंगा कि कितने समय में आपने 72 पेज जो है वो कंप्लीटली फुलफिल कर दिए। कोई लोग 2.5 घंटा में, कोई लोग 2 घंटा 40 मिनट, कोई 45 मिनट, कोई 3 घंटा में करेंगे। तो इसका मतलब आपका स्पीड ऑफ राइटिंग जो है उसके हिसाब से हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं कि कोई यदि बहुत पहले कर दिया तो इसका मतलब उसका स्पीड अच्छा है ना, उसके पॉइंट्स जो है वो रिकॉल कर पा रहा है अच्छा। यदि कोई लेट से कर रहा है, इसका मतलब उसका राइटिंग स्पीड कम है। बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो रेट मतलब कि समय से उसको हम लोग क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो यदि हम लोग दूरी को समय से भाग देते हैं तो क्या निकल जाता है, चाल। चाल मतलब क्या हो गया आपका, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जबकि वेलोसिटी जो है वो, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट को यदि हम लोग समय से भाग दे देंगे टाइम से, तो वो क्या निकल जाएगा, उसका तो वेलोसिटी। तो अब इसका एसआई यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं कैसे? तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट हम लोग को पता है मीटर होता है, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, तो सेकंड का होता है ना, सेकंड। तो स्पीड का एसआई यूनिट यदि हम लोगों को पता करना हो तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। उसी प्रकार वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, है ना, तो मीटर, है ना, पर क्या हो जाएगा, तो आपका सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि है ना, स्पीड में जब हम लोग निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस को इक्वेट किए हैं टाइम के साथ, और डिस्टेंस इटसेल्फ इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि स्पीड भी जो है वो कैसा क्वांटिटी होगा, तो स्केलर क्वांटिटी होगा। मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जबकि वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट किए हैं टाइम के साथ, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो इटसेल्फ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग ये बोलेंगे कि वेलोसिटी भी जो है वो आपका कैसा क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है इसमें? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आई होप कोई इशू नहीं है ना। तो स्पीड जो है, ठीक है, यदि बोलचाल की भाषा में हम लोग ये बोले कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में यदि हम लोग कुछ बेसिक डिफरेंस निकालना चाहें, तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्पीड बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है, हाउ फास्ट। जबकि वेलोसिटी बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट तो जा ही रहा है, बट इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, वो भी हमें जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट करके हमें जो है वो पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि यदि मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि एक ए ऑब्जेक्ट है, एक ए ट्रक है और एक बी ट्रक है। ए ट्रक और बी ट्रक दोनों ही जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि क्या दोनों का, है ना, वेलोसिटी सेम हो सकता है कि वेलोसिटी डिफरेंट भी हो सकता है? ये बताइए आप मुझे, आप, है ना, यदि दोनों 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यदि ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी सेम हो सकता है कि वेलोसिटी डिफरेंट भी हो सकता है? क्या हो डिफरेंट भी हो सकता है? हो सकता है सकता सर, है, डिफरेंट भी डिफरेंट हो भी हो सकता है सकता सर। है ना, बिल्कुल। कैसे? तो मान विपरीत लीजिए कि डायरेक्शन यदि, में। हाँ, यदि डायरेक्शन सेम हो, मान लीजिए कि यदि ए ट्रक और बी ट्रक दोनों ही जो है वो नॉर्थ, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यदि दोनों ही ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों का वेलोसिटी क्या है, तो एक तरह से सेम है। लेकिन यदि एक ट्रक ए जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है और दूसरा ट्रक ट्रक बी जो है वो किस तरफ जा रहा है, तो वेस्ट की तरफ जा रहा है, भले दोनों की रफ्तार जो है वो सेम है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, लेकिन हम लोग ये बोलेंगे कि सर दोनों का वेलोसिटी क्या है, तो एक तरह से डिफरेंट है। लेकिन पहले केस में दोनों का स्पीड सेम है, दूसरे भी केस में दोनों का स्पीड सेम है। मतलब कि स्पीड जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के लिए सेम हो सकता है दो ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन वेलोसिटी जो है
वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम मैग्नीट्यूड के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। तो आई होप ये जो है वो आपका क्लियर है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए, एनसीईआरटी बोलती है कि स्पीड को यदि आपको मेजर करना है तो उसके लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। सब लोगों ने देखा ही होगा, गाड़ी में भी स्पीडोमीटर होता है जिसमें 20, 10, 20, 40, 50, 60, 180 तक, 90 तक होता है ना। कार वगैरह में 250 तक होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। दूसरा जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे गाड़ियों में डिवाइस लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो है ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तो ओडोमीटर। तो वो भी आप देखें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, तो ओडोमीटर, ठीक है। अब हम लोग एक और जो है वो थ्योरी पे बात करते हैं, क्या वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल, है ना। मान लीजिए कि हम लोग ऊपर में एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व करके आए जहां पर एक ऑब्जेक्ट, एक एथलीट जो है वो ए से दौड़ना शुरू किया और फिर घूम फिर के जो है वो कहां पर आ गया, तो ए पर ही आ गया, और इसका रेडियस जो है वो हमने देखा था कितना था, 35 मीटर। तो इस केस में यदि हम लोग देखें तो इस केस में इसका डिस्टेंस हम लोग निकाले थे, तो डिस्टेंस इसका 2 पाई आर, मतलब कुछ जो है वो 220 मीटर के आसपास आया था। लेकिन इस केस में हम लोग को याद है कि यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट इसका याद करने का प्रयास करें या लॉजिक लगाएं, तो ए जो है वो इसका इनिशियल पॉइंट था और ए ही जो है इसका फाइनल पॉइंट है। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो यदि हमें स्पीड निकालने का बात किया जाए तो स्पीड बराबर फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो स्पीड यदि निकालना हो तो डिस्टेंस यदि 220 मीटर और टाइम नहीं पता है तो सपोज कीजिए एक्स, तो इसका कुछ ना कुछ फिजिकल वैल्यू तो आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यदि हमें निकालना हो तो ये जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर वापस फिर घूम फिर के आ गया, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम टेकन जो है वो हमें नहीं पता है, सपोज कीजिए टी है। तो जीरो को मतलब किसी भी न्यूमरेटर को यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका जीरो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए ना, वेलोसिटी 0। तो यस, वेलोसिटी कैन बी 0, वेलोसिटी जो है वो हमारा क्या हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। मान लीजिए कि वेलोसिटी के बारे में आपको तीन जो है वो सिचुएशंस दे दें कि वेलोसिटी जो है वो, है ना, कैन बी 0, इट कैन बी निगेटिव एंड इट हैज नो डायरेक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग वेलोसिटी के रिगार्डिंग। तो पहले तो हम लोग देखें कि ये इसमें 0 हो सकता है। दूसरा कि वेलोसिटी जो है वो आपका क्या हो सकता है, तो निगेटिव भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, इसको हम लोग जो है वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है, कि वेलोसिटी कैसे जो है वो निगेटिव हो सकता है। यदि आप लोग थोड़ा सा समझना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना, थ्योरेटिकली, कि देखिए मोशन जो है ना वो हमेशा किसी न किसी प्लेन में होता है, और प्लेन में जब होता है तो इसका एक एक्सिस या रिफरेंस पॉइंट होता है। क्या होता है, एक्सिस या रिफरेंस पॉइंट होता है। तो एक जनरल प्लेन जो हम लोग कंसिडर करते हैं 2D प्लेन, तो उस 2D प्लेन में हम लोग थ्योरी देते हैं कि इसका कार्टीशन प्लेन का, मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे, कार्टीशन प्लेन नहीं पढ़े हैं तो आप लोग एक बार समझ लीजिए। इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर 0 है गोला, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस, ठीक है, ये इस प्रकार से वाई वाई डैश, है ना, एक्स और एक्स डैश है इस प्रकार से। तो आप लोग यदि कार्टेशियन प्लेन थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें हम लोगों ने देखा, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग बोलते हैं मैथ्स में, है ना, पढ़े ही होंगे आप लोग। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि आप लोग को याद होगा तो याद होगा कि ये जो है ना, चार जो है वो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स। ये चार क्या होते हैं, इस प्रकार से क्वाड्रेंट्स। तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है, यदि 0 से मतलब ओ पॉइंट से यदि हम लोग एक्स की तरफ बढ़ेंगे तो इधर सारा जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो कौन सा लेते हैं बताइए ना, पॉजिटिव। उसी प्रकार 0 से यदि हम लोग y की तरफ बढ़ेंगे तो ये सारा वैल्यू हम लोग कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। तो हम लोग ये बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे x का वैल्यू हो चाहे y का वैल्यू हो, दोनों ही क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यदि सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं तो 0 से यदि x डैश की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ये वैल्यू कौन सा होता है, निगेटिव, है ना। उसी प्रकार यदि o से यदि हम लोग y डैश की तरफ बढ़ते हैं तो ये भी वैल्यू कौन सा होता है, निगेटिव। अब मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट इसी कार्टेशियन प्लेन में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, तो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए से स्टार्ट किया चलना और बी पर आकर जो है वो एक तरह से समाप्त कर दिया, ठीक है। तो यदि ये ए से स्टार्ट किया चलना और बी पर आकर यदि ये समाप्त हो गया और आपसे पूछ दिया गया कि बताओ भाई कि ए बी जो है ना चला है ए से बी तक, तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना ये ट्रेवल किया, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए के सामने वाला देखेंगे कि भैया कोऑर्डिनेट क्या है ना। मान लीजिए कि 0 है, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, 5 होगा। मान लीजिए कि यहाँ 5 है। और फिर बी के सामने वाला देखेंगे कि क्या है पॉइंट, है ना, बी के सामने वाला देखेंगे कितना है, मान लीजिए कि यहाँ 6 है। तो टोटल डिस्टेंस यदि हम लोग देखें तो इस तरफ 5 इस तरफ 6, तो मतलब 5 + 6, तो हम लोग बोलेंगे 11 यूनिट जो है वो हमारा क्या हो गया, तो डिस्टेंस हो गया,
है ना, 11 यूनिट क्या हो गया, तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं, तो अब इसका डायरेक्शन ओ से यदि हम लोग वाई एक्स डैश की तरफ चल रहे हैं तो ये डायरेक्शन इसका क्या है, निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट में अब हम उसका डायरेक्शन लेंगे, मतलब -5। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में हम लोग क्या रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका एक्चुअल वैल्यू, है ना, उसका कोई डायरेक्शन नहीं। यहाँ माइनस साइन यदि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि ओ से टुवर्ड्स एक्स डैश चल रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि हम +5 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये ओ से वाई की तरफ भी जा रहा हो सकता है, ओ से एक्स की तरफ भी जा रहा हो सकता है, मतलब इसमें कोई भी जो है उसका डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर हम लोग यदि लिखना चाहें तो इसका वैल्यू निगेटिव -5 होगा और इस तरफ वैल्यू जो है वो +6 होगा। तो कुल मिला के इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए ना, 1 यूनिट्स। ठीक है, दोनों को हम लोग कोऑर्डिनेट्स में जो है वो ऐड कर देंगे। तो यदि कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को इस तरह से भी जो है वो सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट भी इसका 11 यूनिट ही होगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, नहीं। यदि कार्टेशियन प्लेन का क्वेश्चन डाल दिया तो कार्टेशियन प्लेन में आपको डिस्टेंस में क्या करना है, तो सिर्फ एक्चुअल वैल्यू लेना है। जबकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोले तो उसके एक्चुअल वैल्यू के साथ उसका डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये रिवर्स हो जाता है ना, रिवर्स मतलब 6 जो है वो आपका ग्रेटर रहता, निगेटिव वैल्यू में रहता, इस तरफ जो है वो 6 रहता और इस तरफ जो है वो आपका 5 रहता, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव आ सकता था कि नहीं आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था। उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता, -6 + 5, मतलब -1 यूनिट जो है वो उस केस में डिस्प्लेसमेंट होता। तो हम लोग ये बोलते हैं कि यस डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव। और एक और कंडीशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। तो यदि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यदि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, अब टाइम तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ना। कभी ऐसा होगा कि हम लोग समय में पीछे चले जाएंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो यदि कोई ऊपर में निगेटिव क्वांटिटी है, नीचे यदि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो रिजल्ट जो है वो आपका क्या होगा बताइए ना, एक निगेटिव क्वांटिटी ही होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि यस वेलोसिटी कैन बी निगेटिव, कब, व्हेन वी कंसीडर द वेलोसिटी ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, जब हम लोग वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे किसमें, तो कार्टेशियन प्लेन में। एक सिचुएशन ये है, और भी कई सिचुएशन है जहां पर वेलोसिटी जो है वो हमारा निगेटिव हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? सर इसका क्लियर है? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? हाँ, कोई इस बार आप देखे होंगे कि इस बार जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको ग्राफ ड्रॉ कर दिया था ऐसे करके, एईडीओ का प्रश्न बता रहे हैं, और वहां पर ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल था, है ना। तो बोला था कि बताइए कि जो है वो इसका, है ना, लॉ के अकॉर्डिंगली बताइए कि इसका जो है वो कितना इस पे फोर्स लग रहा है ना। तो उसमें हम लोग बताए थे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया निकाल लिए थे, तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे। उसी प्रकार आपको जो है वो ग्राफ इंडिकेट करके, है ना, 2 पॉइंट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रेवल किया है, तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ऑप्शन 4-5 दे देंगे आपको, है ना, 4-5 देंगे, 11 कॉमा -1 यूनिट, 11 कॉमा +1 यूनिट, 11 कॉमा, है ना, -11 कॉमा -1 यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देंगे, 4-5 ऑप्शन, और फिर आपको उसमें टिक करना होगा। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? यस सर। सर अगर इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे दें सर, तो तो उसका हाँ, वो एरिया ग्राफ पे अंडर। आएंगे ना, अभी ग्राफ पे आएंगे, वो ठीक है सर। चैप्टर के लास्ट में हम लोग आएंगे। ठीक है, कि हम लोग एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर ग्राफ से क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं, उसका स्लोप से क्या निकल सकता है, एरिया से क्या निकल सकता है, वो सब सब अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो सर कोई इशू नहीं है ना? इसमें बस मुझे एक, एक चीज समझा दीजिए सर। हम्म। निगेटिव साइन है भी सर डिस्प्लेसमेंट में, ओनली फॉर कार्टिजन, बस वो कार्टिजन के लिए आएगा। तो ये डिनोट हाँ, क्या करता है सर, ये डिनोट ये क्या डिनोट करता कर है? रहा है, डायरेक्शन डिनोट कर रहा है ना, कि उसका जो मूवमेंट है, पहले वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, -5 यदि हम लोग बोलते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन दिखा रहा है कि वो ओ एक्स डैश, है ना, डायरेक्शन में था वो, है ना। और यदि +6 लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन दिखा रहा है कि वो ओ एक्स डायरेक्शन में वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं समझे? यस सर, लेकिन ये निगेटिव तो सर अगर 1 से 4 क्वाड्रेंट में मूव करेगा तो भी होगा। हाँ, तो भी होगा, बिल्कुल होगा। तो वो बेसिकली निगेटिव जो है वो हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ठीक है सर। क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है कि सिर्फ माइनस लिखे तो ये 1 से 4 क्वाड्रेंट में है या फिर, है ना, टू यस सर, से थ्री एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है ना। मेरा यही ठीक है, क्वेश्चन है तो सर। वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मेरा उद्देश्य ये था सिर्फ बताना आपको कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है और कैलकुलेट करने के लिए ये पूछा जा सकता है। अब रियल ठीक। टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट कैसे निगेटिव होगा वो भी हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। यहाँ ओके तक सर, क्लियर ओके। है ना? यस सर, थैंक ठीक है, अब देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न इस बार एईडीओ में पूछा गया और वो एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया हुआ प्रश्न है। वो बोल रहा है एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। आप लोगों ने, हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो बताया था एवरेज वेलोसिटी वहां पे कैलकुलेट करने के लिए दिया था, नहीं था एक क्वेश्चन, है ना, 2v1 v2 बाई v1 + v2, उसका आंसर था, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाले थे एईडीओ वाले क्वेश्चन में। तो पहले दोनों के केस में हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो एवरेज स्पीड को हम लोग बोलते हैं वी, है ना। एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना हम लोगों ने ट्रेवल किया, है ना, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हमें टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली यदि भी एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो इसका मतलब क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल डिस्प्लेसमेंट करने में टोटल टाइम कितना लगा, हमें टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, तो एवरेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब यदि स्पीड जो है वो स्केलर है तो एवरेज स्पीड भी आपका स्केलर है, और यदि वेलोसिटी आपका वेक्टर है तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी भी आपका वेक्टर है। लेकिन स्पीड निकालना तो आसान है, आप बोलेंगे कि सर जो है वो ए से बी गया, कोई बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से फिर ए चला आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया, सबको हम लोग जोड़ देंगे, टोटल टाइम ए से बी जाने में कितना लगा, बी से सी जाने में कितना लगा, सी से, है ना, ठीक है, सी से डी जाने में कितना लगा, डी से ई जाने में कितना लगा और ई से ए जाने में कितना लगा, टोटल टाइम सबको जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ के जोड़ घटाव करके, है ना, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए यहां पर अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और क्या बोलते हैं तो फाइनल वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है तो, है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए कि ए से बी की तरफ मूव किया, तो ए से बी की तरफ यदि मूव किया, है ना, ए से मान लेते हैं कि बी की तरफ मूव किया कोई ऑब्जेक्ट, तो ए से जब वो मूव करना स्टार्ट किया वो, तो क्या वो पहले ही से मूविंग में था या पहले वो किस में, पहले से वो मोशन में था कि या पहले वो किस में था, रेस्ट में था। मान लीजिए कि यदि वो ए से बी तक कहीं और से आ रहा है ना, एक्स से आ रहा है मान लीजिए, और हमें सिर्फ निकालना है एवरेज वेलोसिटी ए और बी के बीच का, तो यदि वो एक्स से ऑलरेडी चलते हुए आ रहा है तो हो सकता है कि ए पॉइंट पर उसका कुछ ना कुछ जो है वो चाल रही होगी, कुछ ना कुछ गति रही होगी उसकी। तो यदि वो ऑलरेडी मोशन में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी का कुछ ना कुछ क्वांटिटी हो, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा होगा, 25 30 40 50 100 1000 कुछ भी हो सकता है। और जब वो बी पर पहुंचा उस समय उसकी जो है वो, है ना, कितनी चाल थी उसकी, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन ए पॉइंट से मूव करते समय वो रेस्ट में था, मतलब रुका हुआ अवस्था में था, और वहीं से मूव करना स्टार्ट किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, क्योंकि वो रेस्ट में था। और फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए कि बी पर पहुंचते पहुंचते उसकी चाल जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो हम लोग ये बोलेंगे कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, तो 25 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि फाइनल वेलोसिटी को हम लोग जो है वो भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन ना देकर आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ही सिर्फ दे दिया और बोला कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो आप क्या करेंगे कि सीधे सीधे u प्लस भी जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो आपका जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स के तहत जो है वो हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल करता है ना, ट्रैवल्स, ठीक है, 16 मीटर, है ना, इन 4 सेकेंड्स, ठीक है, 16 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकेंड्स में, एंड ठीक है, अगेन अगेन दूसरा फिर से 16 मीटर इन अनदर 4 सेकेंड्स, 16 मीटर इन अनदर 4 सेकेंड्स, दूसरे भी 4 सेकेंड्स में ये 16 मीटर ट्रैवल करता है। तो आपको बताना है कि बताइए कि इसमें एवरेज स्पीड क्या होगा, क्या होगा एवरेज स्पीड, तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला है क्या चीज, तो टोटल डिस्टेंस, है ना, बाय क्या होता है, तो टोटल टाइम, बाय क्या होता है, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा पहले केस में कितना गया 16, दूसरे केस में कितना गया 16 बाय टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम पहले केस में भी 4 लगा, दूसरे केस में भी 4 लगा, तो बड़ी आसान है, 32/8 कर देंगे, मतलब 4, है ना, ठीक है, मीटर पर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को, मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, नो ठीक है। सर। इसमें अब हम इनिशियल लोग, वेलोसिटी सर नहीं निकाल रहे थे। नहीं, हम वेलोसिटी क्यों निकालेंगे, हमें पूछा है एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछा है। तो स्पीड का फॉर्मूला में तो डिस्टेंस आता है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ यस रहा सर। है,
यदि पूछता एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग सोचते कि अरे एवरेज वेलोसिटी पूछता तो हम लोग सोचते कि हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ए, ये ए से बी गया ओ होते हुए, है ना। ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 30 मीटर था, बी और ओ और बी के बीच की दूरी जो है वो 40 मीटर था। अब यहां से हमें दोनों निकालना है, एवरेज, ठीक है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड भी निकालना है, ठीक है, कलर चेंज, ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड यदि निकालना है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला के लिए तो हमें पहले टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, ए ओ है, ठीक है। और अच्छा हाँ, एक और चीज, और दोनों ही जाने में इसको कितना लगा, तो 20 सेकंड का समय लगा है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस यदि हम लोग देखें तो एओ है, एओ कितना हो गया, एओ है ना, एओ हो गया आपका कितना, 30 मीटर, है ना। और इसको जाने में टाइम जो है वो पहले केस में T1 मान लेते हैं, कितना लगा, 20 सेकंड। दूसरे केस में जो है ना, कहां से कहां गया, ओ से बी तक, तो ओ बी जो है वो आपका कितना है, 40 मीटर। और ई टाइम कितना लगा, T2 कितना लगा आपको इसमें, तो इसमें भी आपको 20 सेकंड लिखा लगा। तो यदि आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गया ए ओ प्लस ओ बी बाई टोटल टाइम, मतलब T1 प्लस T2, है ना। तो मतलब कितना हो गया, ए ओ प्लस ओ बी 30 प्लस 40 भागा 20 प्लस 20, मतलब 70/40, है ना, 70/40। तो यदि इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जीरो जीरो काट देंगे, 7/4 हो गया। तो 7/4 को आप लोग जो है वो डेसिमल में ले जाके छोड़ सकते हैं, ठीक है, यदि डेसिमल में आंसर दिया हुआ है तो कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, कितना हो गया, 3, हाँ सही कैलकुलेट किए है ना जी, हाँ 20 सेकंड, ठीक तो है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये 40 हो गया, 7/4 को जो है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आपको जो है ना, क्या लग रहा है कि अब आपको बोल दिया गया कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करना है इसका। तो एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल टाइम। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बताइए ना, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट जो है वो पाथ होना चाहिए, तो ए और बी के बीच में है ना, ए ओ ओ बी नहीं होगा, ए बी होगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो फिर यहाँ पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, ए ओ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 30 का स्क्वायर, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर हो गया 900, फिर 40 का स्क्वायर हो गया आपका 1600, है ना, तो मतलब हो गया कुल मिला के 2500, ठीक है। तो अब इस तरफ से यदि स्क्वायर हटा देंगे तो ए बी बराबर रूट अंडर 2500 हो जाएगा, रूट अंडर 2500 मतलब कितना हो जाएगा, 50। तो ए बी हमारा निकल गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारा कितना हो गया, 50। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम दोनों केस में जो है वो कितना लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर टोटल टाइम कितना लेंगे बताइए, टोटल टाइम कितना लेंगे, टोटल टाइम कितना लेंगे, 20 लेंगे कि 40 लेंगे, 20 लेंगे कि 40 लेंगे, 40 टोटल लेंगे टाइम सर। तो 40 सर। 40 लेंगे, बिल्कुल ठीक 40 है। टोटल। तो हाँ, तो 50 बाई क्या हो जाएगा आपका 40, तो मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 5/4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्लियर है। तो ये जो है वो इस प्रकार से टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम करके हम लोग एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न जो है वो आपके एनसीईआरटी के 9वें की किताब में दिया हुआ है, वो भी आपको जो है वो सॉल्व करना है। तो आई होप कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में अभी कोई इशू तो नहीं है, इस प्रकार से कोई इशू नहीं आना चाहिए, नहीं है कोई इशू, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके सर मेरा बाद एक हम लोग, क्वेश्चन है सर एवरेज हाँ, वेलोसिटी पे। सर हम्म, आप एक और फॉर्मूला बताएं, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हाँ सर हाँ, तो वो फॉर्मूला वो चेंज ऑफ फॉर्मूला कब डायरेक्शन लगाते होता हैं, है तो भी अप्लाई करेगा या नहीं करेगा सर? एक आवाज कट गया, फिर से बताइए एक बार। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि दूसरा जो हाँ फॉर्मूला हाँ है आपका एवरेज वेलोसिटी का, हाँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो फॉर्मूला सर हम हाँ, यू उस समय प्लस वी अप्लाई बाई टू करेंगे ना, क्या? हाँ यस सर, u प्लस वी बाई टू वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे अगर चेंज इन डायरेक्शन होता है तो, या अगर स्ट्रेट लाइन में है तभी अप्लाई करेंगे मोशन? नहीं जनरली स्ट्रेट लाइन में है तभी अप्लाई करेंगे, है ना, हाँ तो सर इस केस क्योंकि में सर अगर, हाँ हाँ हाँ, तो सर अगर ये एओबी का जो केस था, अगर सर इसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया रहता तो हम उसको अप्लाई नहीं हम्म, कर सकते थे ना, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन नहीं डायरेक्शन हो रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं उसको, ओके सर यही ठीक मेरा है। वो कंफ्यूजन सिर्फ था सर। हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन जब होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अभी मोशन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो जब और सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन होगा तभी हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज इन डायरेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि ए से ओ गया ऑब्जेक्ट तो इसका डायरेक्शन कुछ और था, ओ से बी गया इसका डायरेक्शन कुछ और था, तो यहाँ पर डायरेक्शन बदल गया।
डायरेक्शन बदल गया तो हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन का फॉर्मूला इसमें नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े। ओके सर। ठीक है, अब देखिए मोशन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जबकि दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों क्या होता है इसके बारे में भी जो है सर वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ। सर हाँ एक हाँ बार और जो आपने इससे पहले बताया रेक्टिलिनियर मोशन जो अभी जो पूछा गया वो क्वेश्चन एक बार उसको सर फिर से क्लियर कर दें देखिए रेक्टिलिनियर मोशन में क्या हो या रहा है फिर ना कि आगे पढ़ाया ऑब्जेक्ट, जाएगा सर इसको? नहीं आप समझ लीजिए, अभी आगे भी बताएंगे लेकिन हाँ अभी भी समझ लेते हैं इसको। ओके सर। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, ए से बी के बीच में जा रहा है। तो यदि स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसका डायरेक्शन बदल नहीं रहा है ना। इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है। तो मान मान लीजिए कि ए से बी तक यदि ये गया तो ए से बी तक गया तो इसका मतलब ईस्ट डायरेक्शन में ही मूव करते रह गया ना, इसमें कोई डायरेक्शन में बदलाव नहीं हुआ। डायरेक्शन में यदि नहीं बदलाव हुआ तो मान लीजिए कि ए पर मैंने बोला कि आपका 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, और जब फाइनली ये बी पर पहुंचा तो इसका स्पीड घटकर 5 मीटर पर सेकंड जो है वो हो गया था बी पर पहुंचते पहुंचते। तो अब यदि मैं आपको बोलूं कि एवरेज वेलोसिटी इसका निकालो, तो सीधे सीधे इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया में डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन इस वाले कंडीशन में यदि हम देखें तो ए से पहले ऑब्जेक्ट गया ओ पर, ओ से फिर बाद में गया ऑब्जेक्ट बी पर, तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है? यदि हमारा क्वांटिटी, वैसे तो यहाँ पर दिया भी नहीं है कि वेलोसिटी कहाँ कितनी थी ए पर और वेलोसिटी कितनी थी बी पर, वो दिया भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो है ना डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ा इसके लिए। यदि दिया रहता फिर भी हम इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही डायरेक्शन बदलेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी भी जो है वो चेंज हो जाएगी, है ना, माइनस प्लस हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये रेक्टिलिनियर मोशन अभी हम लोग और डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम लोग क्लास 11th के बारे में चर्चा करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी बस आप इतना ही समझिए। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं आगे यूनिफॉर्म सर और नॉन ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए सर क्या अभी अभी करना? आएंगे उसके बाद जब एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तब अभी आएंगे, है ना? ठीक है, अभी पहले ओके यूनिफॉर्म नॉन सर। यूनिफॉर्म पढ़िए, ठीक है? तो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, टाइम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है? टाइम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। दोनों ही केस में टाइम क्या रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है? टाइम क्या रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है? और डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होगा? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा आपका? डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, है ना, इक्वल भी हो सकता है या अनइक्वल हो सकता है, बस यही जो है वो डिफरेंस है। मतलब कहने का अर्थ मतलब क्या हो गया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में, टाइम कांस्टेंट मतलब उतना ही समय में, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। कैसे समझ सकते हैं? सपोज कीजिए कि एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है ना? इस पॉइंट्स के बीच में यदि यहां से यहां जाता है कोई ऑब्जेक्ट, यहां से यहां, यहां से यहां, यदि ए से इस पॉइंट तक जाता है एक्स पॉइंट तक, इसको 1 घंटा लगता है, 1 आवर। और इस 1 आवर में ए से एक्स ये 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर एक्स से वाई जाता है, फिर इसको वन वन आवर ही लगता है, और फिर जो है वो ये 20 किलोमीटर ही जा रहा है। इसी प्रकार वाई से जेड जब ये जाता है तो उसमें भी 1 आवर इसको लगता है और 20 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है। और जेड से जब फाइनली बी जाता है तो फिर 1 आवर ही इसको लग रहा है और 20 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है। तो मतलब कांस्टेंट टाइम में जब ये कांस्टेंट डिस्टेंस यदि ये कवर करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यदि कोई ए ऑब्जेक्ट है और कोई बी पॉइंट है ना यहाँ पर, और यहाँ पर यदि ए से एक्स जाता है 1 घंटे में, शुरुआत के 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करता है, फिर एक्स से ये वाई जाता है, नेक्स्ट 1 घंटे में ये 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, और वाई से जेड जो है, वाई से जेड जो है वो मान लीजिए कि 50 किलोमीटर है, लेकिन अगले 1 घंटे में फिर ये 1 आवर में फिर ये 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, और जेड से बी जो है वो 1 घंटे में ही जो है वो ये 70 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि टाइम जो है वो सब में हमारा कांस्टेंट है, मतलब 1 आवर में ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन सभी केसेस में क्या है, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है। तो यदि अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए, अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब यदि कि टाइम सेम हो और डिस्टेंस भी उस टाइम के इक्विवेलेंट हो, मतलब इक्वल हो सारे इंस्टेंसेस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसमें है? तो यूनिफॉर्म मोशन में। मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन तब हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस अनइक्वल होगा, टाइम उतना ही रहेगा, टाइम कांस्टेंट है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
है ना। टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए ना, अनइक्वल हो रहा है। पहले 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, दूसरे 1 घंटे में 30, फिर 50, घट भी सकता था, है ना, 50 से 20 भी हो सकता था। लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो आपका होना चाहिए। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब इसके बाद एक और टॉपिक जो आपको समझना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन। ये समझिए इसको, ठीक है। तो मैंने एक टॉपिक आपको बताया कि जब भी हम लोग कभी भी बोलेंगे रेट, रेट मतलब किसी भी क्वांटिटी को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट। तो यदि हम लोग डिस्टेंस, स्पीड निकालना था तो डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब द रेट एट विच ऑब्जेक्ट इज कवरिंग डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते थे स्पीड। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट इज कवरिंग डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते थे तो वो क्या था, वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब एक्सिलरेशन क्या होता है, तो एक्सिलरेशन को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या लिखते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जिस रेट से चेंज करेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरेशन। मतलब एक्सिलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यदि हम लोग को लिखना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्सिलरेशन। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, तो अभी जस्ट ऊपर हम लोग पढ़े थे कि जो वेलोसिटी है आपका वो दो तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग जो है वो भी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाना स्टार्ट किया, सपोज कीजिए, और ए पर उसकी वेलोसिटी जब वो चलना शुरू किया, जब वो स्टार्ट किया यहां से ए से बी की तरफ जाना, तो उस समय वो रेस्ट में था। कहाँ था बताइए ना, रेस्ट में। तो रेस्ट में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो बी पॉइंट डेस्टिनेशन तक पहुंचा उस समय उसकी रफ्तार बढ़ गई और मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड उसकी जो है वो फाइनल रफ्तार हो गई थी। तो यदि हमें इस केस में एक्सिलरेशन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी में से, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके और टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो सोच समझिए कि यहां से ए से बी तक जाने में इसको 10 सेकंड का समय लगता है। तो आपको पूछा जाए कि एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी आपका 20 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि इसने रेस्ट से स्टार्ट किया था, रुके हुए अवस्था से स्टार्ट किया था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0। और यहां से यहां तक जाने में इसको कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड। तो हम लोग बोलेंगे कि 20/10 मतलब कुल मिला के 2। और ये 2 जो है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट, ये दोनों वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का दोनों यूनिट जो है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड, और नीचे में फिर टाइम में 1 सेकेंड है। तो यूनिट जो ऊपर आएगा वो मीटर पर सेकेंड ही आएगा, और उसको हम लोग सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं तो ये सेकेंड इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यूनिट हो जाएगा आपका क्या चीज, ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सिलरेशन मतलब ये होता है कि हम लोग एक्सिलरेशन से ये पता लगाते हैं कि कितनी तेजी से किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कितनी तेजी से किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मतलब सपोज कीजिए कि आप यदि बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, और आप जो है वो बैठे हुए हैं बाइक में और आराम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहे हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में जो है वो हमको लेट हो जाएगा, तो आप क्या किए, एक्सीलरेटर पर अपना पैर दिए। एक्सीलरेटर पर जैसे ही पैर दिए तो आपकी रफ्तार जो पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ए पर जब आप ए पॉइंट पर थे, सपोज कीजिए ए पॉइंट पर आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जब आप बी पॉइंट मतलब अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे उस समय आपकी रफ्तार बढ़ चुकी थी, क्योंकि आपको लगा था कि अब समय कम है। तो आप बी पॉइंट पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप पहुंचे, और ए से बी तक जाने में यदि आपको सपोज कीजिए कि 20 सेकंड, है ना, 20 मिनट लगा, ठीक है, 20 जो है वो मान लेते हैं सेकंड लगा, अभी इसको यूनिट्स में कन्वर्जन अभी नहीं सीखे हैं तो सेकंड्स ही रखते हैं, 20 सेकंड्स लगा। तो अब आपको पूछा जा सकता है कि बताओ भाई कि एवरेज वेलोसिटी कैसे, सॉरी, एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी 40 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल माइनस फाइनल मतलब v माइनस यू अपॉन टी करेंगे। लेकिन यहाँ पर कैच क्या है कि टाइम जो है वो हमारा किस में दिया हुआ है, सेकेंड्स में। तो हमेशा जो कैलकुलेशन होता है वो इक्वल जो है वो किस में होना चाहिए, तो यूनिट्स में होना चाहिए। तो या तो आप 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लोगे, या नहीं तो आप 60 सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आवर में। तो मीटर, जब भी किलोमीटर पर आवर को यदि आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में, तो हम लोग क्या करते हैं उसको 5/18 से गुना कर देते हैं। ठीक है, किसे गुना कर देते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं, तो किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि उल्टा मीटर पर सेकंड को यदि हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उल्टा हम लोग 18/5 से फिर गुना कर देंगे, तो ये उल्टा जो है वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जिसमें जिसको कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला लगाएंगे v माइनस यू बाई टी,
है ना। तो ये जैसे ही ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला लगाते ही क्या हो जाएगा कि हमारा जो है वो एक्सिलरेशन, कि कितना एक्सिलरेट किया आप अपनी गाड़ी को, है ना, वहां तक पहुंचने के लिए, ये एक्सिलरेशन जो है वो आपका निकल जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि एक्सिलरेशन से हमें क्या अचीव हो सकता है, कि एक्सिलरेशन बेसिकली हो गया कि कितना फास्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी वेलोसिटी बदल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरेशन। अब एक्सिलरेशन में एक और पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, कि ये एक्सिलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये निगेटिव भी हो सकता है। इसके क्या रीजन है? इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि जब भी हम लोग एक्सिलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग v माइनस यू बाई टी कर रहे हैं। v भी एक तरह से वेलोसिटी है, क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u भी क्या है? तो आपका वेलोसिटी है। तो ऊपर वाला जो दोनों टर्म को हम लोग माइनस सब्ट्रैक्ट कर कर निकाले, तो ऊपर में तो अभी आपका वेलोसिटी ही बच रहा है, इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल घटा दी, और नीचे क्या है? तो आपका टाइम है। तो वेलोसिटी आपका ऑलरेडी क्या है? कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है ना। तो इसी प्रकार वेलोसिटी को यदि हम लोग टाइम से इक्वेट करेंगे, तो जो मिलेगा हमें एक्सिलरेशन, वो भी कैसा क्वांटिटी होना चाहिए? बताइए ना, वेक्टर क्वांटिटी ही होना चाहिए। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जब ये पॉजिटिव एक्सिलरेशन होगा, तो उसको हम लोग एक्सिलरेशन नाम से ही जानते हैं। लेकिन यदि ये निगेटिव एक्सिलरेशन होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। कैसे हो सकता है रिटार्डेशन? समझिए इस बात को। मान लीजिए कि उल्टा हो जाए सिचुएशन, आप ए से बी की तरफ चल रहे थे, और ए पर जब आप चल रहे थे, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी उस समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और जब आप बी पर पहुंचे, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो इस केस में जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है? आपका इनिशियल वेलोसिटी ही है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और फाइनल वेलोसिटी जब आप बी पर पहुंचे, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी आपका कितना हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यदि बोल दिया जाए कि निकालो एक्सिलरेशन, तो फॉर्मूला लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे? v माइनस यू बाई टी। तो v आपका है 40, माइनस क्या करेंगे? 60, डिवाइड बाई टाइम। तो इसका मतलब ये -20 अपॉन टी आएगा, है ना, -20। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में जो बदलाव आया है, वो बदलाव पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है। तो यदि पॉजिटिव आता तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती, लेकिन फाइनली जो हमारा आउटपुट यदि निगेटिव आया है, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी वेलोसिटी बढ़ने के बजाय क्या हो गई? बताइए ना, जब हम लोग लास्ट मोमेंट पे पहुंचे, तो वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या हो गई? तो डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिटार्डेशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये बताइए। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया समझ में? यस सर, समझ में आ ठीक गया है। सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। अब एक और चीज समझते हैं इसमें, ठीक है। क्या देखते हैं इसमें? हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कि ए से बी तक जब कोई ऑब्जेक्ट गया है ना, ए से बी तक यदि कोई ऑब्जेक्ट गया है ना, तो मान लेते हैं कि ए से बी तक जाने में ए है यहाँ पर और बी है यहाँ पर, ठीक है, बी है यहाँ पर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपका कितना था? 30 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी बी जो है वो भी आपका कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर, और ए से बी तक जाने में इसको कुछ समय लगा है। अब मान लीजिए कि आपको इस केस में बोला जाए कि बताओ एक्सिलरेशन कितना हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका जो है वो कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी भी आपका कितना है? तो 30 किलोमीटर पर आवर ही है। तो एक्सिलरेशन यदि निकालना चाहें, तो v माइनस यू बाई टी करेंगे, मतलब 30 में से 30 को ही सब्ट्रैक्ट करके टी निकालेंगे, मतलब जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो जीरो था, है ना। मतलब एक्सिलरेशन क्या हो सकता है? हमारा जीरो भी हो सकता है। और यदि एक्सिलरेशन जीरो हुआ, इसका मतलब जिस मस्ती से आप गाड़ी चला रहे थे गाना सुनते हुए 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, जब आप घर पहुंचे, तो उसी रफ्तार से जो है वो फाइनली आप घर पहुंचे 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो हम लोग कहने का मतलब ये समझ लेते हैं कि एक्सिलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सिलरेशन हमारा निगेटिव भी हो सकता है, और एक्सिलरेशन हमारा जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का क्या जो है वो वहां पर समीकरण बैठ रहा है। और जब निगेटिव वेलोसिटी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपसे एक प्रश्न पूछ दिया जाए इसी पर, तो अभी हम लोग एक प्रश्न भी डिस्कस कर लेते हैं, कि मान लीजिए कि किसी कार का, एनसीईआरटी बोलती है कि किसी कार का वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है यूनिफॉर्मली। पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटा था, बाद में ये चेंज करके 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और इस चेंज में उसको 5 सेकेंड्स लगे। कितने टाइम लगे? 5 सेकेंड्स। तो बोला कि बताओ भाई एक्सिलरेशन कितना होगा, एक्सिलरेशन कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे इसमें? तो कैसे निकालेंगे? तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे ऑप्शंस में किलोमीटर पर आवर में दिया है
या फिर मीटर पर सेकंड में दिया है। तो मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे। तो 18 किलोमीटर पर आवर था, इसको हम लोग 5/18 से गुना कर दिया, 18 18 कट गया, मतलब 5 मीटर पर सेकंड जो है उसका क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। क्या था उसका, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। फाइनल वेलोसिटी उसका कितना है, 36। तो 36 किलोमीटर पर आवर को फिर से हम जो है वो सेकंड्स में मान लीजिए कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारा सेकंड्स में दिया हुआ है। तो फिर से इसको 5/18 से हम गुना कर दिए 2, तो मतलब कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया बताइए ना, फाइनल वेलोसिटी। ये क्या हो गया आपका, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। अब फटाफट निकल जाएगा, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्मॉल ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v हो गया आपका 10, 10 में से घटाए 5 बट्टे कितना कर दिए 5, तो 10 में से घट गया 5, है ना, बट्टे 5। तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से जो है वो ये एक्सेलरेशन इसमें हो रहा है। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि एक कार मूविंग है, इसमें कोई यूनिट वगैरह नहीं दिया है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। एक कार मूविंग है और मूविंग कार को आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है। ठीक है, तो मतलब वो कुछ वेलोसिटी से अभी मूव कर रहा है, एक्स वेलोसिटी से, और आपको यदि उसको स्टॉप करना है, रोकना है, मतलब उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितना होना चाहिए, 0। मतलब u जो है वो उसका x था और v जो है वो कितना है, 0 है। तब इस चक्कर में कार का ड्राइवर क्या करता है, अब कैसे रोकेगा? ऐसा तो नहीं है कि कार को बोलेगा रुक जाओ, रुक जाएगा। हो सकता है टेस्ला वेस्ला में ऐसा होता होगा, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, यदि ऐसा होता भी होगा तो कार खुद पे क्या लगाएगी, ब्रेक लगाएगी। तो जब ये ब्रेक लगाएगी और ओहो, जब ये ब्रेक लगाएगी कार, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में, वो फाइनल वेलोसिटी तक जाते जाते वो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि व्हेनेवर ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ मूविंग व्हीकल, तब उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं दिखाता है। एक्सेलरेशन क्या दिखाता है, निगेटिव एक्सेलरेशन दिखाता है। नहीं, क्योंकि 0 है, और 0 में से यदि हम लोग x को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करेंगे टाइम से, तो ये -x/t आ जाएगा। तो माइनस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस रिप्रेजेंट करता है आपको रिटार्डेशन को। तो एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो है वो पूछा जा सकता है कि बताइए कि जब भी हम लोग ब्रेक्स अप्लाई करते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में, चाहे कार हो, बाइसाइकिल हो, मोटर वाहन हो, कुछ भी हो, है ना, ट्रेन हो, तो उस समय एक्सेलरेशन कैसा होता है? पहला ऑप्शन पॉजिटिव होता है, दूसरा ऑप्शन निगेटिव होता है, तीसरा ऑप्शन 0 होता है ना, चौथा ऑप्शन जो है वो नन ऑफ द अबव होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो उस केस में कैसा होगा, निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन निगेटिव जब तक नहीं होगा तब तक वो कार जो है वो रुकेगी नहीं, या फिर वो मूवमेंट जो है वो स्टॉप नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? तो एक टेबल हम लोग यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिए एक्सिलरेशन, और यहाँ पर क्या लिख दिए, तो डी एक्सिलरेशन। डी एक्सिलरेशन भी बोलते हैं इसको, या नहीं तो क्या लिख देते हैं, तो रिटार्डेशन। क्या लिख देते हैं, रिटार्डेशन। तो हम लोग यदि लिखते हैं तो एक्सिलरेशन का डिफिनीशन यदि हम लोग पूछें, यदि आपसे पूछना चाहें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। रिटार्डेशन क्या है, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसा है बताइए ना, डिक्रीजिंग है ना, जबकि एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे पूछ दिया जाए आपसे कि इसका इफेक्ट ऑन स्पीड, स्पीड के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन यदि होगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि रिटार्डेशन होगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा कि घट जाएगा, तो घट जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब इसका एक ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो ग्राफ वाला सेक्शन अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि होता है, क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। सपोज कीजिए ये टाइम है और इस तरफ जो है वो वेलोसिटी है, और कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, और ये इस प्रकार से आपको जो है वो डायग्राम दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि जैसे जैसे हम लोग टाइम आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है बताइए ना, वैसे वैसे इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वैसे वैसे इसका क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कैसा हो, अपवार्ड स्लोप हो, ऊपर की तरफ हो, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो पॉजिटिव एक्सिलरेशन हुआ है, मतलब वो एक्सिलरेशन है। और यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आपका, है ना, यदि डाउनवर्ड स्लोप हो, कैसा हो, डाउनवर्ड हो। ठीक है, यदि कैसा हो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आपका कैसा हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आपका कैसा हो, डाउनवर्ड स्लोप हो, इस तरह से हो, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये तो घट रहा है ना,
घट रहा है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर है? इसमें कोई इशू किसी को कोई इशू, सर किसी को एक कोई बार फिर दिक्कत? से समझा दीजिए। समझिए इसको। इसमें हम लोग क्या बोले कि यदि हम लोग अभी जैसे ग्राफ पढ़ेंगे ना तब समझ में और अच्छा से आएगा। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कीजिए ना, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिए इस प्रकार से। हम लोग इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये ओरिजिन है, और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है ना। और ये सब सारा किस में होगा? तो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। और एक्स एक्सिस पे जो है वो हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी। और ये किस में होगा? मान लीजिए कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। तो ये टाइम आपका किस में है बताइए ना? सेकंड्स में है। ठीक है। अब हम यदि एक ग्राफ आपको ड्रॉ करके इस तरह से जो है वो हम लोग ड्रॉ कर दिए, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप देखिए, ये ग्राफ है एक, और इसी प्रकार से सेम जो है वो सिचुएशन है, इधर वेलोसिटी इधर टाइम है, और हम इस प्रकार से एक ग्राफ ड्रॉ कर दिए। ठीक है। एक इस प्रकार से जो है वो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है। अरे वो ज्यादा हो गए, मतलब एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर दिए इस प्रकार से। तो अब पहले वाले केस में आप देखिए, पहले वाले केस में क्या है कि जितना वेलोसिटी टाइम के साथ था पहले पहले टाइम इंस्टेंस में, उतना ही वेलोसिटी दूसरे टाइम इंस्टेंस में था, उतना ही वेलोसिटी के साथ वो इंक्रीज कर रहा था तीसरे टाइम इंस्टेंस में। तो इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी आपका विद द टाइम बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस केस में यदि आप देखें, पहले सेकंड पर वेलोसिटी यदि मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड था, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तीसरे सेकंड में वेलोसिटी आपका 15 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। 15 मीटर पर सेकंड हो गया। आगे और बढ़ेंगे तो ये वेलोसिटी और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ग्राफ स्टडी करना तो आप लोग को आता है ना, कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को मैच करेंगे, देखेंगे कहाँ पे वो लाई कर रहा है। तो वेलोसिटी विद द टाइम हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी विद द टाइम यदि बढ़ेगा बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक्सिलरेशन हो रहा है ना। अब दूसरे केस में भी आप देखिए कि वेलोसिटी विद द टाइम क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है। दोनों में कुछ डिफरेंस है, इसमें स्ट्रेट लाइन है, इसमें कर्व लाइन है। ये डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है वो बाद में देखेंगे, अभी बताएंगे वो सब। लेकिन दोनों ही केस में टाइम के कंपैरिजन में आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है बताइए ना? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि स्लोप अपवार्ड है, इन दोनों का स्लोप कैसा है बताइए ना? इन दोनों का स्लोप जो है वो आपका कैसा है? स्लोप अपवार्ड, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। स्लोप कैसा है? अपवार्ड है। अपवार्ड है तो हम लोग बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है? एक्सिलरेशन। लेकिन यदि इसका जस्ट रिवर्स रहता, यही यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो इस प्रकार से रहता, अब स्लोप किस तरफ है? डाउनवर्ड। स्लोप पहले मान लीजिए कि 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, मान लीजिए कि 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड था, और यहाँ पर 5 सेकंड आते आते इसका वेलोसिटी जो है वो, है ना, 2 मीटर पर सेकंड पे आ गया। तो ये स्लोप डाउनवर्ड हो गया ना। डाउनवर्ड हो गया तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी घट रहा है विद द टाइम। तो वेलोसिटी यदि घटेगा विद द टाइम तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या शो करेगा? रिटार्डेशन, मतलब निगेटिव एक्सिलरेशन। जैसा कि हम लोग ऊपर देखें ना हम लोग, कि यदि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो था वो स्टार्ट किया था 60 किलोमीटर पर, है ना, आवर से, और घटते घटते वो 40 पे आ गया। तो इसका मतलब विद द टाइम वेलोसिटी क्या हो गया? डिक्रीज कर गया तो उसमें क्या हो गया? रिटार्डेशन। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? उसी को यस हम लोग सर समझ ग्राफिकली गया। रिप्रेजेंट किया। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो एक्सेलरेशन। अब इतना सारा चीज पढ़ने का उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य अब आया है। ठीक है। और इसी उद्देश्य से आपको सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, और पूछा भी गया है 71वीं बीपीएससी में। इसी उद्देश्य से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। वो उद्देश्य क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है। इक्वेशंस ऑफ क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं मोशन। यही हमारा बेसिक उद्देश्य था इतना सारा चीज समझने के पीछे। तो एनसीईआरटी बोलती है कि हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ये कैसे आया इक्वेशन ऑफ मोशन वो प्रूव नहीं करना, हमें प्रूव करने चलेंगे तो फिर मतलब समय लंबा लग जाएगा। सिर्फ इस इक्वेशन को जो है वो हम लोग याद करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। दूसरा इक्वेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ये हम लोग ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आता है। लेकिन वो प्रूफ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो जब 11 9 10 11 12 पढ़ते हैं बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसमें ये है ना पूछा जाता है। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो कुछ कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी उसको हम लोग फटाफट लिख देते हैं। u मतलब क्या हो गया? तो आपका इनिशियल वेलोसिटी। u किसको बोलते हैं? तो इनिशियल वेलोसिटी। v किसको बोलते हैं बताइए ना? फाइनल वेलोसिटी। v किसको बोलते हैं? तो फाइनल वेलोसिटी। a किसको बोलते हैं? तो a आपका क्या डिनोट करता है? एक्सिलरेशन, है ना। t जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो टाइम। और क्या बच रहा है? हाँ, s।
एस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका डिस्टेंस, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। तो ये जो है वो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम लोग जो है वो यूज करते हैं। सबका ऐसा यूनिट भी याद रखना है, इनिशियल वेलोसिटी हो फाइनल वेलोसिटी हो, दोनों मीटर पर सेकंड होगा। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, टाइम है तो सेकंड होगा, टाइम होगा तो सेकंड होगा, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर। तो इस तीनों तीनों लॉ इक्वेशंस ऑफ मोशंस पर जो है वो एक तरह से सवाल पूछा जाता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो वही न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों को सॉल्व करना है। कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि यदि आप एनसीईआरटी सॉल्व करना स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना है। क्योंकि मैंने आपको जब पहले दिन स्टार्ट किए थे हम लोग, तो आपको याद होगा कि मैंने कटआउट भी लगाया था उसमें और दिखाया था कि कैसे एनसीईआरटी का हूबहू प्रश्न जो है वो उठाकर सीधे सीधे एनसी एग्जाम में जो है वो पूछ दिया गया है। तो इसलिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, मतलब इनर वाला क्वेश्चन हो, या नहीं तो उसके मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, दोनों ही जो है वो आपको एक तरह से सॉल्व कर लेना है। एक दो प्रश्न कम से कम 4-5 प्रश्न हर एक चैप्टर से सॉल्व कर दीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जरूरी नहीं कि सारा प्रश्न, यदि लगता है कि समय नहीं है सारा प्रश्न सॉल्व करने का, तो एक दो 4-5 प्रश्न क्वेश्चन कर लीजिए। क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही है, फिजिक्स जब तक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या आखिर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम लोग जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एनसीईआरटी का एक प्रश्न है कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कि एक ट्रेन है। ठीक है, सब लोग हैं कि या निकल लिए, हम अकेले ही बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, मुझे लगा कि अकेले। हाँ ठीक है, आवाज क्लियर है ना, किसी को कोई इशू, किसी को कोई यस इशू? सर, आवाज क्लियर है सर। नो ठीक है, सर। हाँ ठीक है। तो एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रहा है, एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रहा है, इट इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है हमें। अब इसमें हम लोग क्या किया, बोल रहा है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड टू दिस ट्रेन। अब इसको क्या किया कि ब्रेक्स अप्लाई कर दिया गया इस ट्रेन में। तो ब्रेक अप्लाई किया, इसका मतलब स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है घटेगा, है ना। और ब्रेक्स अप्लाई करते ही एनसीईआरटी लिखती है कि एक यूनिफॉर्म डी एक्सिलरेशन हुआ इसमें। ठीक है, और वो यूनिफॉर्म डी एक्सिलरेशन किस हिसाब से हुआ, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि डी एक्सिलरेशन मतलब रिटार्डेशन हुआ, ब्रेक अप्लाई किए तो माइनस साइन दिख गया हमें। तो बोलता है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट कम्स टू द रेस्ट। मतलब कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहा था चालक, और वो ब्रेक अप्लाई कर दिया। ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से जो है वो उसमें डी एक्सिलरेशन होना स्टार्ट हो गया, मतलब रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो गया। तो जब तक ये ट्रेन जो है वो रुकेगी, तब तक कितना दूरी जो है वो तय कर लेगी, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले हमें ये लिखना होता है कि दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले दिया क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या दिया हुआ है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर देखिए कि ये ब्रेक्स देने के बाद क्या है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गया। तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 18×5 = 90, तो ये हो गया कितना, 5×6 = 25 मीटर पर सेकंड जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया यू। क्लियर है यहाँ तक। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो बोल रहा है कि आपका ट्रेन रुकने से पहले, तो ट्रेन यदि रुक जाएगी तो इसका मतलब वो रेस्ट में आ जाएगी। रेस्ट में आ जाएगी तो उसका कुछ स्पीड थोड़ी होगा, कोई वेलोसिटी होगा उसका, नहीं होगा। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या दिया हुआ, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन या रिटार्डेशन दोनों को हम लोग ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिटार्डेशन आपका कितना दिया हुआ, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकालना क्या है, हमें बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस ये अंत में ट्रेवल करेगी, एस। और हमें टाइम भी नहीं दिया हुआ है, टाइम भी नहीं दिया हुआ है कि कितने देर बाद ये ट्रेन रुकेगी। अब आप इस तीनों फॉर्मूला को ध्यान में लाइए, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v² - u² = 2as। तो इसमें निकालना है हमें s, और ये तीनों इंफॉर्मेशन से हम कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, आप ये बताइए मुझे, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, कौन सा एस फॉर्मूला वाला बेस्ट सर, सूटेड, सेकंड। कौन सा वाला, एस एस वाला, वाला। एस। यदि हम एस वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें देखिए कि इसमें है ut प्लस क्या है, ½ at स्क्वायर। तो दोनों में t जो है वो आ रहा है, u भी पता है हमें, a भी पता है, लेकिन t हमें नहीं पता है। तो पहले हमें t कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या और कोई फॉर्मूला है जिसमें t नहीं आ रहा हो और फिर भी जो है वो हमारा डिमांड फुलफिल हो जाए? क्या और कोई फॉर्मूला है जिसमें t नहीं आ रहा हो और फिर भी डिमांड फुलफिल हो रहा हो? वी हमें स्क्वायर निकालना है माइनस s। वी स्क्वायर टू हाँ, एस। तो तीसरा फॉर्मूला यदि आप गौर से देखेंगे तो तीसरा फॉर्मूला है डायरेक्ट v² - u² इज इक्वल्स टू क्या चीज, तो 2as, है ना। तो इस फॉर्मूला में हमें जो है वो जो सब दिया गया है और जो हमें निकालना है वो सब सटीक बैठ रहा है।
इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है तो वो हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी v है वो भी हमें पता है, और एक्सीलरेशन a है वो भी हमें पता है, सिर्फ हमें s नहीं पता और s हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो s हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग सारा कुछ जो है वो इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें सारा कुछ जो है वो पुट कर दीजिए, तो फॉर्मूला है हमारा v स्क्वायर माइनस, तो v स्क्वायर, तो v आपका कितना है 0 का स्क्वायर, माइनस u कितना है आपका 25 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, तो a कितना है आपका, a कितना है -0.5, और इंटू एस हमको निकालना है। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरफ यदि हम लोग देखें तो 0 का स्क्वायर -25 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग -25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में से -25 घटाएंगे, कुछ भी घटाएंगे तो -25 ही आएगा, तो -25 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू, और दो जो है वो इस तरफ क्या है आपका, है ना, मल्टीप्लीकेशन में, दूसरे तरफ यदि हम लोग ले जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। अरे छोटा हो गया, और मतलब इस तरफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v जो है वो आपका क्या है 0 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर कितना है 25 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ आपका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू क्या है तो आपका s हमें कैलकुलेट करना है। तो s को इस तरफ रखिए, बाद बाकी सबको उठाकर दूसरे तरफ पटक दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर -25, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, इस तरफ सारे से मल्टीप्लाई में है, इस तरफ लेके आएंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा ये बताइए ना, 2 इंटू हो जाएगा ये 0.5, -0.5, तो ये -0.5 माइनस माइनस को हम लोग ऊपर नीचे सेम है तो हम लोग उड़ा दिए, तो ये कितना हो गया 25 गुने 25 बटे 2 गुने, है ना, 2 गुने कितना हो गया तो 0.5, 2 गुने कितना हो गया 0.5, डेसिमल हटाएं ऊपर 10 चले गए, मतलब बस कुछ नहीं, अब मैथमेटिक्स कर रहे हैं, अब कुछ थोड़ी कर रहे हैं, है ना। तो 5 से जो है वो एक तरह से हम लोग काट दिए, है ना, 5 से काटे, किसको काटे 10 को काट दिए, तो 5 दूनी 10, ठीक है, फिर 2 से ये 2 कट गया, तो 25 गुने 25 मतलब कितना हो गया 625 मीटर। तो इसका मतलब ट्रेन में जब ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगने के बाद जब वो रुकेगी ट्रेन, तो वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकेगी, तो 625 मीटर बाद जो है वो ट्रेन अचानक अपने आप से, अचानक नहीं मतलब अपने आप से धीरे 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 होते होते वो रुक जाएगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार से और यदि एक और प्रश्न देखें तो वो भी एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक और प्रश्न है जिसमें बोल रहा है कि मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक मोटर बोट है और वो कब कहां से शुरू कर रहा है, तो रेस्ट से। तो रेस्ट मतलब कि उसकी जो स्टार्टिंग की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो यू, वो कितनी होगी 0, क्लियर है। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब क्या कि रुके हुए अवस्था में था वो, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑन लेक। अब ये लेक पर, मोटर बोट तो लेक पे ही चलेगा, एंड एक्सिलरेट्स, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, और एक्सेलरेट करता है स्ट्रेट लाइन में, ये मोटर बोट ए से स्टार्ट करता है और स्ट्रेट लाइन में ये एक्सेलरेट करता है, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है आपका, वो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, ठीक है, बोट जो है वो कितना है ना, वो कितने जो है वो दूर जाएगी बोट, ये जो है वो हमें कैलकुलेट करना है किसमें, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल इन 8 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम दिया हुआ है कितना तो हमारा 8 सेकंड, टाइम दिया हुआ हमारा कितना तो 8 सेकंड। तो अब हमें क्या निकालना है, एस निकालना है, क्या निकालना है हमें, एस निकालना है, क्या निकालना है, एस निकालना है, निकल जाएगा एस, आसान है, कोई इशू, निकलेगा, निकल यस जाएगा, सर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा भी, क्या निकालना पड़ेगा भी, क्योंकि देखिए तीनों जो इक्वेशन है हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as, अच्छा नहीं, इसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे भी हम लोग उसको जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें दिया, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें दिया हुआ है ना, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया यू टी प्लस 1/2 क्या हो गया ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको s कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो, क्लियर है, निकल जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ, एक प्रश्न है जैसे बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड फॉल्स डाउन 16 मीटर टुवर्ड्स एन इंक्लाइंड प्लेन, बहुत अच्छा है, ठीक है। मान लीजिए कि एक बॉल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है आपका ए बी, यहाँ पर एक बॉल है आपका, ठीक है, ये बॉल जो है वो यहाँ से किस से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब फिर से आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये क्या करता है ना, रोल्स डाउन 16 मीटर डाउन, ठीक है, मतलब ए से बी तक आने में ये कितना दूरी दिया हुआ है, तो 16 मीटर, कितना दिया हुआ है 16 मीटर, इसका मतलब एस जो है, एस जो है वो आपका कितना दिया हुआ है 16 मीटर, ठीक है, इन प्लेन इन 4 सेकंड्स, तो टाइम जो है वो कितना दिया हुआ आपका 4 सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ आपका 4 सेकंड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको निकालने के लिए जो है वो हम लोग फिर से इक्वेशन लगाएंगे, क्या निकालेंगे, तो इसमें हमें एक्सिलरेशन नहीं पता है, एक्सिलरेशन नहीं पता है, और है ना हमारे पास 3 इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, और है ना, और क्या है v बराबर u प्लस ए टी।
ये 3 इक्वेशन है। अब तीनों में हमारे पास एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन तो हमें पता नहीं है। तो पहले हमें इस केस में क्या निकालना पड़ेगा बताइए ना, एक्सेलरेशन। और एक बार जब एक्सेलरेशन निकल गया तो हम कोई भी इक्वेशन लगाकर हम फिर क्या करेंगे, तो भी निकाल लेंगे जिसमें भी है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है? बनाए क्या इसको, सॉल्व करें या बन जाएगा? सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए सॉल्व भी कर लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, फॉर्मूला मान लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो एस आपका कितना दिया हुआ है, एस आपका कितना दिया हुआ है बताइए ना, 16 मीटर। तो एस के जगह पे हम लोग रख दिए 16। यू इनिशियल वेलोसिटी बोला कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 गुने टाइम, टाइम कितना दिया हुआ, 4 सेकेंड, प्लस क्या हो जाएगा 1/2। ए निकालना है, ए हमें नहीं पता है, टाइम फिर 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर है ना। तो 16 इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म तो 0 ही हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 इंटू ए इंटू इधर भी कितना हो गया आपका 16, चार है ना, 4 × 16। ठीक है, तो 2 से 16 को काट दिए तो 4 हो गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 इस तरफ यदि लेके आएंगे तो 16 बटे है ना कितना हो गया, 16 बटे कितना हो गया 8 होता ना यहाँ पे। हाँ, तो ये 16 बटे कितना हो गया 8 हो गया। तो ए कितना आ गया आपका, ए आ गया कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, ए निकल गया हमें। अब जब ए यहाँ से निकल गया तो किसी भी ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे जिसमें भी है, तो हमारा जो है वो फाइनल निकल जाएगा। तो मान लीजिए v बराबर u प्लस ए टी होता है, v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो u इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, एक्सेलरेशन हम लोग ऊपर से निकाल चुके हैं 2, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम जो है वो आपको दिया हुआ है 4। तो u है ना 0 प्लस कितना हो गया 8, तो इसका मतलब 8 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स जो है वो आप बना सकते हैं। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई इशू? तो इसको हम लोग बोलते हैं सर इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम्म। सर, जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है उसमें जो आप भी बता रहे थे कि रुकी है तो उसमें भी 0 लेंगे, उसको कैसे होता है एक बार हम्म। बताइए। मोटर बोट वाला एग्जांपल ना, मोटर बोट में हम क्या बोले यस सर। कि एक मोटर बोट जो है वो रेस्ट अवस्था नहीं में है, नहीं सर, मतलब इसके ऊपर वाला, फर्स्ट वाला जो, हाँ, इसके ऊपर ये वाला। ये इसी ये इसी में सर, इसी में अच्छा, ये वाला 0.25 वाला क्वेश्चन, जो। हाँ ठीक है, इस वाले यस। क्वेश्चन में, हाँ 0 - 25 है ना। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपका कि इसमें भी 0 हो गया ना, यू नहीं 0 हुआ, इसमें भी 0 है। इसमें क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड, क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन था इसमें कि ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसमें ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन है ना। और ये क्या बोलता है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स जो है वो इसमें अप्लाई हुआ, ठीक है, सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ब्रेक यदि अप्लाई हुआ और यदि इसमें यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। मतलब कि कितनी दूरी जाएगी ये ट्रेन कि ये किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो आप देखिए कि ट्रेन चल रही थी शुरुआत में किस में, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपका कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। लेकिन आपको पूछ रहा है कि ब्रेक लगने के बाद जब ये रुक जाएगी तब तक ये कितनी दूरी जाएगी। तो इसका मतलब जब ये रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी यदि रेस्ट में आ गया तो फाइनल वेलोसिटी उस केस में कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया? यस सर, आगे। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इस इक्वेशंस ऑफ मोशन में 71st में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार भी जो है वो प्रश्न पूछ लिए जाए, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के जो है वो बुक आपके पास होगा ही, 9th का पीडीएफ जो है वो नहीं होगा, तो किसी के पास फिजिकल होगा, किसी के पास बुक भी हो सकता है। तो ये बेसिकली जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंटिन्यू करना है या फिर इतना तक रहना है? प्लीज कंफर्म, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कंटिन्यू करें या फिर रोक दें? सर रहने दीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, देते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं बस कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में ना हम लोग अलग अलग ग्राफ पढ़ेंगे, जो हम लोग अभी कुछ देर पहले स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, यदि एक एक्सिस पर डिस्टेंस लेते हैं, दूसरे पर टाइम लेते हैं, और उसमें यदि कुछ कुछ डायग्राम हम लोग बना देते हैं, तो ये डायग्राम क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सेम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये 3 ग्राफ्स जो है वो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसको जो है वो हमें स्टडी करना है, ठीक है। अब इसको स्टडी करने के लिए हमें 2 चीज स्टडी करना है कि एक स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है ना, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, और इस ग्राफ का यदि हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। ये 2 फैक्टर्स जो है वो बेसिकली आपको जो है वो पढ़ना है। और एक बार ये पढ़ लेंगे तो आपका मोशन चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा है ना स्टार्ट होगा वो होगा लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आप लोग पढ़े हैं कि न्यूटन साहब ने जो है वो 3 लॉज दिए थे मोशन के, है ना।
ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तो वो लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उससे भी रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे। तो एक बार ये दोनों चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन में अलग अलग तरह का मोशन होता है, जैसे सर्कुलर मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है, ठीक है, जिगजैग मोशन होता है ना। उसके बाद जो है और भी कई तरह के वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं। ये सब सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो है ना मोशंस हैं। तो इस मोशंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, फिर जो है वो हमारा मोशन जो है वो एक तरह से समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन को समाप्त कर देंगे। एक बार मोशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलेंगे जो हमारा है ग्रेविटेशन। तो ऐसे ऐसे करके जो है वो हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे। आपका काम क्या है कि इसको पूरा जो है एक बार रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद जो है वो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसको जो है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओहो, ठीक है, क्लियर सर है। अभी क्लास 9-10 के लिए ही करना है ना? हम्म, अभी क्लास 9-10 का ही सॉल्व करना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो आपको 9th 10th का ही सॉल्व करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो है वो पिछले बार भी 9th और 10th से ही जो है वो पूछा गया था। तो अभी जो है वो हमें 9th 10th से ही जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, ओके सर। 9 से ही पूछा गया था सर पिछले बार जो है वो। हाँ, सर सर फिजिक्स में जैसे आप जो लेक्चर है, लेक्चर प्लस एनसीईआरटी, यही दो करना है ना? काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। तो एनसीईआरटी में सर सिर्फ 9th 10th तो उतना फिजिक्स के लिए तो सफिशियंट है। हाँ एकदम सफिशिएंट। तो इसके लिए सर घटना चेक करना जरूरी है या उसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं? थ्योरेटिकल पोर्शन घटना चक्र में क्या है कि वो अभी तक जो है वो एक तरह से न्यूमेरिकल नहीं पूछा था, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछ रहे थे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो यदि रिवाइज करना है आपको, तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए आप वो कर सकते हैं, मतलब जो है वो कर सकते हैं घटना चक्र। न्यूमेरिकल बनाने के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनसीईआरटी करना है, उससे अलावा कुछ नहीं करना है। ओके सर। तो थ्योरी सर तो मुझे लगता है कि जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, उससे ज्यादा जो है वो आपको थ्योरी मतलब पूछा नहीं जाएगा, वो काफी है। ठीक है, इसी सब से रिलेटेड जो है वो आपको एक तरह से थ्योरी पूछा जाएगा। और जहां तक न्यूमेरिकल का बात आता है, तो न्यूमेरिकल जो है वो मतलब एनसीईआरटी आप पूरा कर लेंगे तो फिर आपका न्यूमेरिकल जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे बाहर, मतलब क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेंगे, न्यूमेरिकल तो दूर का बात सर एक क्वेश्चन से डिस्कस कर देंगे क्या? सर मैंने चैट में भेजा है, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है। है। एक सेकेंड, क्या हो, अच्छा चैट में भेजा आपने। सर फिर से मैं भेज सकता हूँ अगर नहीं गया तो। नहीं नहीं, छोड़, हाँ ठीक है, हाँ मिल गया। यस सर। एक सेकेंड बस लोड कर। क्या बोलता है कि अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट। सर, सर बस एट द वर्ड्स ऑफ एंडिंग सर। ठीक है, ठीक है, तो हाँ क्या बोलता है कि एक पार्टिकल जो है वो आपका क्या है, तो इज फाउंड टू बी रेस्ट, है ना, ये किस में है, तो आपका रेस्ट में है। और उसके बाद बोलता है कि ऑब्जर्व फ्रॉम अ रेफरेंस फ्रेम S1, ठीक है, S1 फ्रेम से जब हम लोग देखते हैं तो ये जो है वो किस में दिखता है, तो हमें रेस्ट में दिखता है। एंड द सेम पार्टिकल इज फाउंड टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यदि उसी पार्टिकल को हम लोग यदि देखते हैं तो, है ना, ये मूव कर रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, यदि हम लोग दूसरे फ्रेम से देखते हैं, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द, है ना, ठीक है, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम another frame S2, which of the following statement is true। तो देखिए अभी हम लोग देखें कि जो मोशन है या रेस्ट है वो क्या होता है, तो आपका कंपेरेबल टर्म्स है, मतलब एक तरह से रेफरेंस एक्सिस के, ठीक है, अगेंस्ट जो है वो हम लोग उसको स्टडी करते हैं। तो पहले केस में क्या है, पहला वाला केस जो बोल रहा है कि उसमें S1 फ्रेम से यदि हम लोग देख रहे हैं, मतलब S1 रेफरेंस पॉइंट से, तो ये जो है वो हमें किस में दिख रहा है, तो रेस्ट में। और जबकि दूसरे फ्रेम S2 से हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये किस में दिख रहा है, तो मोशन में दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपको क्वेश्चन कि S1 इज एन इनर्शियल फ्रेम बट S2 इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अभी हम लोग सेकंड न्यूटन्स जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, तो ये इनर्शियल फ्रेम क्लियर होगा। लेकिन अभी हम लोग समझ सकते हैं इसको कि S1 एक इनर्शियल फ्रेम है बट S2 इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, S2 इज एन इनर्शियल फ्रेम बट S1 इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। बोथ S1 एंड S2, ठीक है, आर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स और बोथ S1 एंड S2 आर इनर्शियल फ्रेम। सबसे पहले इसमें ये समझना पड़ेगा कि ये इनिशियल इनर्शियल फ्रेम्स जो है वो क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, सबसे पहले इनर्शिया इसके लिए हम समझते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि आप बैठे हुए हैं या कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में, तो कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में होगा जब तक हम उसके ऊपर जो है वो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ये आप लोगों को पता होगा या आप लोग देखे भी होंगे, है ना, कि मान लीजिए कि कोई कार है, और कोई कार है और यदि वो रेस्ट में है, तो तब तक जो है वो मूव नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा। या तो इंजन स्टार्ट करें और हम लोग जो है वो एक्सेलरेटर देना शुरू करें,
या नहीं तो उसको धक्का मारे, है ना, तब तक जो है वो मूव नहीं करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्सिया। और जिस फ्रेम में वो इनर्सिया होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या हो गया कि ये प्लेन, जिस प्लेन में हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो पहले केस में आप देखिए कि S1 फ्रेम से जब हम लोग देखें तो आप ऑब्जेक्ट जो है वो हमें मूव करता हुआ दिखाई दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति यदि हमें स्पेस से देखेगा, हमें स्पेस से दिखता है, तो हमारा वाला जो फ्रेम है उसको मूविंग दिख रहा है। लेकिन दूसरे फ्रेम से यदि हम लोग उसको देखें तो दूसरे फ्रेम से वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, तो वो पार्टिकल जो है वो रेस्ट में दिखता है। तो दोनों ही फ्रेम्स जो है वो एक तरह से क्या होंगे, तो इनर्शियल फ्रेम्स होंगे। क्यों इनर्शियल फ्रेम्स होंगे, क्योंकि दोनों ही फ्रेम्स में जब तक हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मूवमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या मार सकते हैं, तो डी मार सकते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नहीं समझे? सर डी होगा सर इसका हमको। हाँ, इसका आंसर तो डी होना चाहिए। बोथ S1 एंड S2 आर इनिशियल फ्रेम्स होना चाहिए। सर लेकिन अगर एक S1 के रेस्पेक्ट में तो सर एट रेस्ट था ना, तो वो अगर इस रेस्पेक्ट में देखें तो सर S1 तो इनर्शियल फ्रेम हो गया ना। S1 भी इनर्शियल फ्रेम हुआ ना, S2 भी इनर्शियल फ्रेम हुआ। इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक इनर्शियल फ्रेम क्या होता है ना, एक बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और बॉडी यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, है ना, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो S1 में पार्टिकल रेस्ट में है, और S2 में जो है वो सेम पार्टिकल किस में है, कांस्टेंट वेलोसिटी में है। तो यदि यस सर। पहले वाले फ्रेम में आप देखें तो जब तक उस पार्टिकल के ऊपर धक्का नहीं लगेगा तब तक वो रेस्ट में रहेगा, मतलब वहां पे भी इनर्शिया मौजूद है। समझ रहे हैं आप बात को? और दूसरे वाले फ्रेम में देखिए तो दूसरे वाले फ्रेम में वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में है, मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगा। मतलब उसमें वो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी में नहीं आएगा, या फिर वो रेस्ट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब दूसरा वाला फ्रेम में भी जो है वो इनर्शिया काम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यदि दोनों फ्रेम्स में इनर्शिया काम कर रहा है तो बोथ S1 एंड S2 आर इनर्शियल फ्रेम्स होगा ना। नहीं समझे? सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, जहां से हम्म ऑब्जर्व कर रहा है सर वो कौन सा फ्रेम है सर, S1 है कि S2 है? क्योंकि सर ये आंसर तो चेंज कर जाएगा जैसे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे तो। यही क्वेश्चन तो आपको पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ना। तो इस हिसाब से तो हम ये देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यहाँ पूछ रहा है कि S1 और S2 के बारे में आप दोनों बताइए कि S1 कौन सा फ्रेम है और S2 कौन सा फ्रेम है। तो दोनों ही फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि इनर्शिया ये ओके। कहती है कि जब तक किसी पार्टिकल के ऊपर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो सेम कंडीशन को मेंटेन करेगा। तो S1 फ्रेम में जब कोई ऑब्जर्वर देखा तो वही पार्टिकल उसको कांस्टेंट वेलोसिटी में दिखा। तो इसका मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस फ्रेम में नहीं लगेगा तो तब तक वो ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहेगा। जबकि दूसरे फ्रेम में, S2 फ्रेम में क्या है कि वो पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, मान लीजिए। तो उसमें भी जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक भी वो पार्टिकल रेस्ट में रहेगा। तो दोनों फ्रेम में इनर्शिया का एक्शन तो हो ही रहा है ना। तो इसका मतलब बोथ S1 एंड S2 आर इनर्शियल फ्रेम्स होना चाहिए। आप ओके समझ पाए सर। कि नहीं समझ पाए मेरी बात को? ओके सर। ओके। ठीक है, क्लियर है। इसका डायग्राम भी होता है ना, इसको हम लोग जो है वो डायग्राम्स के थ्रू भी जो है स्टडी कर सकते हैं। एक बार मतलब लॉज ऑफ मोशन हम लोग देख लेंगे, ठीक है, तो फिर तब जो है वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर मुझे लगा कि ये इसका ही है इसलिए मैंने पूछ दिया, फिर सर मुझे लगा कि फिर उसमें पूछना चाहिए सर। नहीं मतलब थोड़ा सा यदि हम लोग इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देना तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम लोग डायग्रामेटिकली यदि रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फिर आपको जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, मतलब आप लोग को जो है ना एकदम क्लियर हो जाएगा। हम इसको तो क्लियर ही कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है, एक बार कंफर्म कीजिए, यस सर। है ना। इसको यही इमेज है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, तो मान लेते हैं कि S1 फ्रेम, ठीक है, मान लेते हैं कि पहला केस कंसिडर करते हैं S1 फ्रेम, ठीक है। ये S1 फ्रेम में ये पार्टिकल है हमारा, ठीक है, ये क्या है, हमारा पार्टिकल है। और पार्टिकल को जब हम लोग कहीं से देख रहा है कोई ऑब्जर्वर तो इसमें कोई भी मोशन नहीं दिख रहा है, नो मोशन, ठीक है, कोई मोशन नहीं। जबकि दूसरा फ्रेम यदि हम लोग देखते हैं S2 फ्रेम और यहाँ ऑब्जर्वर दिख रहा है इसको, ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल किस में दिख रहा है, तो मोशन में दिख रहा है, ठीक है। तो यदि हम लोग दोनों फ्रेम के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि पार्टिकल के बारे में, पहला चीज तो हमें ये ध्यान रखना है। दोनों ही केस में क्या है कि यदि पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे पहले केस में, तो इसका मतलब ये पार्टिकल यदि, है ना, मोशन में नहीं है, नो मोशन, तो इसका मतलब ये पार्टिकल एक्स पोजीशन को ही मेंटेन करेगा। एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन तक ये जाएगा नहीं, जाएगा जब तक हम इसको धक्का न दें, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे तब तक। सिमिलरली यदि हम लोग एक्स पोजीशन पर यदि दूसरे फ्रेम से हम देखते हैं,
दूसरे मतलब व्यूइंग एंगल से यदि हम लोग देखते हैं दूसरे फ्रेम में, S2 फ्रेम में, तो ये एक्स पार्टिकल यदि कॉन्टिन्यूअसली v वेलोसिटी से यदि मूव कर रहा है तो ये v वेलोसिटी से ही मूव करते रहेगा। यदि इसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे जो इसको रोक दे, या नहीं तो इसके वेलोसिटी को बढ़ा दे। रुकेगा कब? जब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगेगा। और वेलोसिटी बढ़ेगी कब? जब जिस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से वो बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब फ्रेम जो है S1 और S2 दोनों में ही एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करेंगे। तो यदि ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करेंगे तो इसका मतलब कि लॉ ऑफ इनर्शिया तो दोनों फ्रेम के ऊपर काम कर रहा है। और जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो बोलता है लॉ ऑफ इनर्शिया। वो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक जो है वो ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन पर मेंटेन रहेगा, मतलब वो मूव कर ही नहीं सकता है। तो S1 फ्रेम में भी ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो लग रहा है और S2 फ्रेम में भी ये लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा है। तो यदि S1 और S2 यदि दोनों में ये लॉ ऑफ इनर्शिया सही साबित हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बोथ S1 एंड S2 आर इनिशियल फ्रेम्स, नहीं बोल सकते हैं। आए समझ में कि नहीं आए समझ में? यस सर। ठीक है। यस तो सर। ये जो है वो बेसिकली है। तो ये हम लोग जब अभी न्यूटन्स अलग अलग लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना तब जो है वो हमारा एक तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और एनीवन, और किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट? सर अब टाइम यही रहेगा क्या, 8 बजे? नहीं नहीं, 7 बजे से होगा। आज थोड़ा वो कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, वो करना था 7 बजे से ही शेड्यूल, लेकिन वो 8 हो गया था तो फिर बाद में लास्ट मोमेंट में चेंज करने से बेटर जो है वो लगा कि 8 बजे से ही कंटिन्यू कर दिया जाए। तो 7 बजे से ही होगा क्लास। टाइम जो है वो 8 बजे नहीं होगा, 7 से ही हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग समाप्त करते हैं। तो आई होप जितना जो है वो आप लोगों ने पढ़ा उसमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट्स में हम लोग याद व्याद करके भी काम चला सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछेगा या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आजकल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछ के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो एक बार अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप लोग क्लियर रखिए। अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा तो सवाल जो है वो तुरंत खटाखट बनते जाएगा। अभी इसको हम लोग और जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। समाप्त करते हैं इसको हम लोग, है ना? थैंक यू सर।